Hello everyone, it's lecture number 25 or unit number 4. Okay, so before going to start the lecture, I would like to update you regarding the all links, those I told you always. So ये वो सारे links हैं जिसमें Telegram, Facebook, Instagram, YouTube जो in the beginning of every lecture I already introduced here. तो ये वो लिंक्स है जहाँ पर आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। फ्यूचर जितने भी इवन बुक्स के अपडेट होते हैं या करंट अफेयर्स के अपडेट्स होते हैं उनके लिए आप यहाँ पर मेरे साथ जुड़े रहिए, इसमें आपका फ़ायदा ही होने वाला है। ओके, सो इट्स इन्वायरमेंट लॉज एंड एक्ट्स इन इंडिया और ये एक नया चैप्टर है। फिलहाल यूनिट नंबर 4 है। यूनिट नंबर 4 में कुल 3 चैप्टर्स हैं, उसमें से एक चैप्टर हमने कर लिया है, एक चैप्टर है जो हम करने जा रहे हैं और एक चैप्टर ऐसा है जो करना ही नहीं है। ठीक है, यूपीएससी में उसे क्वेश्चन वगैरह नहीं आते। जो मैंने आपके पीछे बोला था, डिफरेंट तरह के जो इन्वायरमेंटल प्रोग्राम्स हैं जो भारत में चले हैं और डिफरेंट तरह के जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, ठीक है, जैसे सुंदरलाल बहुगुणा है, गौरा देवी है, चंदी प्रसाद भट्ट है, ठीक है, तो इन पे क्वेश्चंस यूपीएससी में नहीं दिए जाते, यूपीएससी का वो लेवल नहीं है। सो उस पार्ट को आप सेल्फ पढ़िए, उसमें कुछ करना नहीं है, इस स्टोरी बेस्ड जनरल। हाँ, ये थोड़ा टेक्निकल पार्ट है। ओके, इसके पीछे वाला थोड़ा टेक्निकल पार्ट था तो वो मैंने करा दिया था। तो यूनिट नंबर 4 में इट्स चैप्टर नंबर 11, इसमें ये पार्ट 1 है। इसका मतलब चैप्टर नंबर 11 थोड़ा बड़ा है, इसमें दूसरा पार्ट भी इसके बाद आपको मिलेगा। देखो, इस टॉपिक में सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में। और देखो, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पे क्वेश्चन बहुत आते हैं। इवन इसमें जो कुछ शेड्यूल्स है ना, उसमें जो शेड्यूल 1 है उसमें यूपीएससी ने कई बार क्वेश्चन पूछा है। कई बार तो वो स्पीसीज के नाम लिख देते हैं, इनमें से कौन सा है जो डब्ल्यूपीए के अंदर आएगा और नहीं आएगा। ठीक है, मतलब शेड्यूल 1 के अंदर है या नहीं है, इस तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में मिलेंगे। तो शुरू करते हैं पहले वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। ओके, पहले तो इसके अंदर कुल 4 शेड्यूल थे, बाद में इसमें 2 शेड्यूल और एड ऑन कर दिए गए, तो कुल मिला के 6 शेड्यूल से बात करेंगे। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट फिलहाल शुरुआत में पहला होता है, शुरुआत इसकी 1972 से होती है। एक स्टैचुरी एक्ट है। स्टैचुरी एक्ट पूरी तरह से एक रिटन एक्ट होता है, ठीक है, और लेजिस्लेचर के द्वारा पूरी तरह से गवर्न होता है, ठीक है। इसके अगर कुछ एक्ट्स के प्रोविजन देखें तो पहले तो फिलहाल ये जम्मू कश्मीर में नहीं था, लेकिन अब तो ये पूरे इंडिया में है, ठीक है, पूरे इंडिया में इसको हम वैलिड कर रहे हैं। इट कवर्स द होल इंडिया। टोटल 6 शेड्यूल्स हैं जहाँ पर डिफरेंट शेड्यूल्स में डिफरेंट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन के बारे में बताते हैं, किस तरह से स्पीसीज को यहाँ प्रोटेक्ट किया जाएगा, उस बारे में हम लोग बात करेंगे। इसके अंदर चाहे वाइल्ड लाइफ एनिमल्स हों, बर्ड्स हों, प्लांट्स हों, ठीक है ना, कुछ भी हो, है ना, वॉट एवर इट इज, जो किसी पर्टिकुलर एरिया से जुड़े हुए हैं और उनके लिए उस जगह के लिए इंपॉर्टेंट है, उनके प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर बात की जाती है। इवन मैं आपको बताऊँ, जो नेशनल पार्क, सेंचुरीज, है ना, ये सारी चीज़ें आती हैं, टाइगर रिजर्व्स, कंजर्वेशन रिजर्व्स, ये सब के सब इस वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है, ठीक है। यानी इस एक्ट के अंदर ही हम लोग किसी नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टाइगर रिजर्व्स, कंजर रिजर्व्स को प्रोटेक्ट करते हैं। इस एक्ट के अंदर ही सारी की सारी चीज़ें प्रोटेक्ट होती है। तो एक अच्छा क्वेश्चन है जो आपके पेपर के लिए पूछा जा सकता है, दिस इज द इम्पोर्टेंट वन, कि भारत का जो नेशनल पार्क वगैरह है सब किस एक्ट के अंदर प्रोटेक्ट होते हैं, तो अंदर होगा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर। देखो, भारत में जो सेंट्रल जू अथॉरिटी है, देखना क्या क्या ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं। सेंट्रल जू अथॉरिटी है, ये भी प्रोविजन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर है। 6 शेड्यूल जिस पे हम लोग बात करने ही वाले हैं इसके आगे। नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ जो कॉन्स्टिट्यूट किया गया है वो भी इसी एक्ट के अंदर है, सारे फैक्ट्स ध्यान रखना। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी एनटीसीए, ये भी इसी एक्ट के अंदर इस्टेब्लिश किया गया। और जो प्रोजेक्ट टाइगर करके जो भारत में लॉन्च हुआ है, ये भी इसी एक्ट के अंदर आता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो इस एक्ट के अंदर लाई गई हैं, जिनके बारे में आपको शुरू में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि पूछा जाता है इनमें से कौन कौन से काम हैं जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर है। अब हम चलते हैं आपको सारे शेड्यूल्स पे बात करने। शेड्यूल 1 से लेकर शेड्यूल 6 है। फिर बोलता हूँ, पहले कुल 4 शेड्यूल थे, बाद में कुल मिला के 6 हो गए। ये शेड्यूल पहले 1 और पार्ट 2, शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2 के पार्ट 2 में है ना, मतलब शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2 ओवरऑल, पर बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक करोगे तो शेड्यूल 2 के पार्ट 2 में, है ना। कुछ एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन की बात की गई है, जहां पर हाईएस्ट लेवल ऑफ पेनल्टीज है अगर इन एनिमल्स वगैरह को हम प्रॉपर कंजर्व नहीं करते हैं, हाईएस्ट लेवल की पेनल्टीज। लेकिन इसमें बताऊं, शेड्यूल 1 में मोर ज़्यादा सीवियर पेनल्टीज है इन कंपेरिजन टू शेड्यूल 2, जबकि शेड्यूल 2 में भी हाईएस्ट पेनल्टीज है, पर दोनों में डिफरेंस ये है कि शेड्यूल 1 में ज़्यादा पेनल्टी है
यानी शेड्यूल 1 में जिन एनिमल्स वगैरह की लिस्ट मिलेगी वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रोटेक्ट करने के लिए इन कंपेरिजन टू शेड्यूल 2, यानी यहाँ पर कंडीशन और ज्यादा सीवियर है। ठीक है, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि दोनों में लिखा गया कि हाईएस्ट पेनल्टी है, दोनों में एनिमल्स को कंजर्व करना, लेकिन दोनों में ज्यादा सीवियर होता है शेड्यूल 1 इन कंपेरिजन टू शेड्यूल 2। तो डेफिनेटली पेनल्टीज का लेवल और ज्यादा मिलेगा आपको कहाँ, शेड्यूल 1 के अंदर। ठीक है, शेड्यूल 3 और शेड्यूल 4 में पेनल्टीज तो है लेकिन यहाँ पर थोड़ा कम है। शेड्यूल 5 में अगर हम बात करें, यहाँ एनिमल्स हैं जिनको हम हंटिंग कर सकते हैं, और शेड्यूल 6 में जनरली जो है वो पौधे के बारे में, और जो प्लांट्स हम लेते हैं उनका कल्टीवेशन, उनका प्लांटेशन जो होता है वो पूरी तरह से प्रॉहिबिट होता है, यानी बंद होता है। तो अब शेड्यूल 1 से लेकर शेड्यूल 6 के अंदर क्या क्या चीजें हैं, मेरे ख्याल से इस डिस्कशन के द्वारा आप सारी चीजें समझ चुके हैं मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। आपको आगे लिए चलता हूँ, ठीक है, आगे लिए चलता हूँ, इधर आओ। ये सारे शेड्यूल 1 से लेकर शेड्यूल 6 तक के इन्फॉर्मेशन है, और ये सारी चीजें आपकी बुक में एज अ फैक्ट्स की तरह लिखी हुई हैं, और मैं बताऊंगा इन फैक्ट्स पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सारे के सारे शेड्यूल 1 में कौन कौन, और आपको बताऊं जल्दी, शेड्यूल 1 ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सारे के सारे 6 शेड्यूल में से शेड्यूल 1 के जितने भी एनिमल के लिस्ट यहाँ दिखी गई है सारे ही सारे आपको रटने, आपके पास कोई ऑप्शन है नहीं। शेड्यूल 1 में जनरली एंडेंजर्ड स्पीसीज का प्रोटेक्शन किया जाता है, ध्यान रखिएगा। एंडेंजर्ड का नाम शेड्यूल 2 में नहीं है, ध्यान रखिए, डिफरेंस बता रहा हूँ। शेड्यूल 1 में एंडेंजर्ड स्पीसीज है, शेड्यूल 2 में एंडेंजर्ड नहीं है। पेनल्टी दोनों में है, और ज्यादा हाईएस्ट पेनल्टी जो है शेड्यूल 1 के अंदर आती है, हाई पेनल्टीज फॉर वायलेशंस। इस तरह के एनिमल्स की जो हंटिंग वंटिंग है पूरी तरह से बंद रखनी। हाँ, कुछ केसेस में आप हंटिंग कर सकते हैं, पता हो कौन सी हंटिंग है, मान लो अगर आपकी जान पर आ चुकी है उस केस में आप उनको मार सकते हैं, इन द केस ऑफ ओनली ह्यूमन थ्रेट अगर है तो देखो लिखा भी है, थ्रू आउट इंडिया एक्सेप्ट अंडर द थ्रेट ऑफ द ह्यूमन लाइफ। अगर लगे कि आप मर ही जाओगे, है ना, चीता के सामने खड़े और वो मार ही डालेगा, उस केस में आप उनको मार सकते हैं अपनी सेल्फ रक्षा के लिए, नहीं तो बाकी अलाउ नहीं है। एक लिस्ट ऑफ एनिमल्स है, जितने भी मुझे इंपॉर्टेंट लगे मैंने सारे लिख दिया। टाइगर, ब्लैक बक, है ना, हिमालय ब्राउन बियर, ब्राउन एटलर डियर, ब्लू व्हेल, कॉमन डॉल्फिन, चीता, क्लाउडेड लेपर्ड, हॉर्नबिल्स, इंडियन गैजेट्स, और ये पूरे के पूरे जो एनिमल्स हैं इनका ट्रेड वगैरह जो है पूरी तरह से प्रॉबिट है, व्यापार वगैरह नहीं कर सकते। उसके बाद बंगाल टाइगर भी है, स्वयं डियर भी है, हिमालयन बियर्स भी है, एसोटिक चीता है, कश्मीरी स्टैग है, फिशिंग कैट है, लॉयन टेल्ड मकाक है, मस्ट डियर है, राइनोसॉर्स है, ब्रू एटलर डियर है, चिनकारा है, कैप्ड लंगूर है, गोल्डन लंगूर है, और हुलू गिब्बन है। तो ये एग्जाम्पल्स आपको रटने पड़ेंगे, यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शंस। मैं आपको साफ साफ कहता हूँ, बार बार कह रहा हूँ, इन सारे ऑप्शंस को आप कम से कम 10-10 बार देख लीजिएगा, इनमें से कुछ भी मिस मत कीजिएगा क्योंकि यूपीएससी में क्वेश्चन पूछेगा। बाकी हाँ, शेड्यूल 2 से लेकर शेड्यूल 6 में कुछ नहीं पूछा गया, पर फिर भी ऊपर ऊपर के नजर से एक बार आप देखते चले जाना, पर शेड्यूल 1 को भैया रट के जाना, ठीक है। शेड्यूल 2 में एनिमल्स जो है वो ऑल्सो यहाँ पे हाई प्रोडक्शन है, यहाँ पे भी पेनल्टीज है, पर कंपेरिजन टू शेड्यूल 1 कम है। इनका भी ट्रेड वगैरह बंद है ना, इनको भी ट्रेड वगैरह, इनकी भी हंटिंग वगैरह नहीं कर सकते, एक्सेप्ट उस केस में जब आपकी ह्यूमन लाइफ की इश्यूज आते हैं, ठीक है। इनमें जो है कोहिनूर इंसेक्ट है ना, असमीज मकाक है, बंगाल हनुमान लंगूर है, लार्ज इंडियन सीवेट है, इंडियन फॉक्स है, लार्ज कश्मीर फ्लाइंग स्क्वैरल, कश्मीर फॉक्स, ये सारी चीजें हैं। इसके अलावा यहाँ पर कुछ और भी लिस्ट दी गई है, इसमें से कुछ तो कॉमन है, कुछ इसके अलावा अलग है। स्मीस मार्क, पिक टेल्ड मकाक, स्टेम टेल्ड मकाक, बंगाल हनुमान लंगूर, हिमालयन ब्लैक बियर, हिमालयन न्वेट सैलामेंडर, जैकल, फ्लाइंग स्क्वैरल, जायंट स्क्वैरल, स्पर्म वेल, इंडियन कोबरा और किंग कोबरा। फिर से यहाँ पे लिखा हुआ है हाईएस्ट पेनल्टी शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2 दोनों में है, पर शेड्यूल 1 ज्यादा सीवियर है इन कंपेरिजन टू शेड्यूल 2, तो ये भी ध्यान रखना। आगे ले चलते हैं, शेड्यूल 3 शेड्यूल 4 के बारे में बात करते हैं। शेड्यूल 3 और शेड्यूल 4 में जिन एनिमल्स को रखा गया, यहाँ पर फिर मैं कह रहा हूँ पेनल्टीज जो है वो हाई लेवल की नहीं है, लिटिल बिट है पेनल्टीज। और दूसरी चीज, ये जो एनिमल्स है ना, ये नॉट एंडेंजर्ड है, ये भी ध्यान रखना, बहुत ज्यादा इनके नंबर्स कम नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी इनका प्रोटेक्शन जो है वो जरूरी है, ठीक है, इनका प्रोटेक्शन जो है वो जरूरी है। पेनल्टीज यहाँ पर हाँ कंपेरेटिवली काफी लेस है। इसमें जैसे हाइना आता है, हिमालयन रैट आता है, पॉर्सुपीन्स आते हैं, फ्लाइंग फॉक्स आते हैं, मालाबार ट्री टोड्स आते हैं। अच्छा 5 में क्या है, 5 में वो एनिमल्स है जिनकी हंटिंग की जा सकती है, ठीक है, शिकार आप कर सकते हैं। इनमें आपका माइस है, रैट है, कॉमन क्रो है, फ्रूट बैट्स है, ये आते हैं। और शेड्यूल 6 में क्या आते हैं, ये वो प्लांट्स हैं, ठीक है ना, ये वो प्लांट्स हैं जिनको नहीं लगाया जाए तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वहाँ कल्टीवेशन वगैरह के लिए काफी खतरनाक है, तो मतलब फॉरबिडन है, इट इज अ नॉट अलाउड। जैसे कुछ प्लांट्स के नाम मैंने लिखे भी हैं, जैसे पिचर प्लांट है, ब्लू एंडा है, रेड मंडा है, कक्ष है, ये सारे के सारे नहीं है। और कुल बताऊं तो इंडियन ओरिजिन के कुछ 6 प्लांट्स हैं जो स्पेशली यहाँ पे लिस्टेड भी हैं। तो ये 6 प्लांट्स होने की वजह से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि दीज आर 6 इन नंबर्स। तो कौन कौन से प्लांट्स हैं आपके सामने हैं यहाँ पर देखना, है ना।
और ये साइट्स की अपेंडिक्स लिस्ट में भी लिखे गए हैं, बताऊंगा मैं साइट्स के अपेंडिक्स लिस्ट वगैरह। वैसे पीछे हमने इंटरनेशनल कन्वेंशन में बात किया हुआ है, और आपको बताऊं WPA में हम लोगों ने साइट्स को ही अपनाया है। मतलब जो इंटरनेशनल लेवल पे जो साइट्स का जो कन्वेंशन है ना, ट्रेड व मॉनिटरिंग वगैरह, उसी चीज को हमने यहाँ पर अपनाया है। कहाँ? अपने WPA में। ध्यान रखना, अभी आपको जो मैं WPO के कुछ अमेंडमेंट्स वगैरह होंगे उनमें दिखाऊंगा कि जो नए वाले अमेंडमेंट्स है उसमें हम लोगों ने साइट्स को ही अपनाया है। और यहाँ पर कुछ नए चेंजेस करने के लिए कह रहे हैं कि साइट्स में कुछ नए शेड्यूल्स वगैरह ऐड किए जाए इंटरनेशनल लेवल पे, ठीक है, वो भी अभी बताता हूँ। तो ये प्लांट्स कौन से हैं? बेडोमिस यार्ड, ब्लू वेंडा, कच्छ, लेडीज स्लीपर ऑर्किड्स, पीचर प्लांट और रेड पैंडा। काइंडली रिमेंबर दिस इज प्लांट 1 2 3 4 5 और 6। ये छह पौधे याद रखना, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपको कुछ लिए चलते हैं। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में ये टोटल है कुल जितने अमेंडमेंट्स हुए हैं, ठीक है। ये मैंने कहा कि चलो एक बार एक लिस्ट दे देते हैं, पर आपको बताऊं ये पीछे के सारे अमेंडमेंट्स क्यों पूछेगा भाई, है ना? पीछे के अमेंडमेंट्स क्यों पूछेगा? ये वही पूछेगा जो भी रिसेंट अमेंडमेंट्स हुए हैं, ठीक है। तो आपको देखो तो पीछे 1972 के बाद से लेकर 82, 86, 91, 93, 2002, 2006 और 2013 ये सारे के सारे अमेंडमेंट हुए। सुनो, 2013 के बाद भी एक नया अमेंडमेंट हो चुका है। आपको मैं पीछे 13 दिखाता हूँ और फिर आपको 2022 दिखाता हूँ। तो लास्ट अपडेट जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पे आ रहा है 1972 पर, वो यही है जो अमेंडमेंट बिल जो लाया गया राज्यसभा में, पास हुआ है। देखो पहले मैं 2003 वाला बता दूं, जो इसके ठीक पीछे वाला अमेंडमेंट था, उसमें यह बोला गया कि अगर आप इस तरह का कोई वायलेशन करते हैं, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का किसी तरह का वायलेशन करते हैं, तो आपको 7 साल की कारागार दी जाएगी, है ना? 7 साल का आपको पनिशमेंट मिलेगा, आप इम्प्रिजमेंट में होंगे। और पहली बार ऐसा आपको मिलो, एक बार बताऊं कि यहाँ पर जो हंटिंग राइट्स है शेड्यूल ट्राइब्स को, अंडमान एंड निकोबार को, यहाँ पर उनको दिया गया कि भाई आप लोग जिस एरिया में रहते हैं वहां पर आप लोग अपनी जीविकोपार्जन के लिए हंटिंग राइट्स आप लोग को दिया जाता है, ठीक है। तो ये इस तरह से एक पहला इनिशिएटिव है जो आपको अभी आपको लेके चलूंगा, बेगास वगैरह, जब आपको शेड्यूल ट्राइब्स ड्वेलर्स एक्ट वगैरह में बात करेंगे आगे, ठीक है। राज्यसभा में जो बिल पास हुआ, ठीक है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बिल 2020-22, यहाँ साफ साफ कहा गया कि हम जो साइट्स है ना, साइट्स है इंडिया अपने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में हम सारे वो प्रोसीजर अडॉप्ट कर रहे हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे साइट्स में रखा गया। यानी इंटरनेशनल लेवल का साइट्स और हमारा WPA एक ही तरह से काम कर रहा है, ठीक है। और इसीलिए ये प्रोटेक्शन एक्ट लाने की जरूरत थी, ताकि इंटरनेशनल नियम हम अपने देश में भी फॉलो कर रहे हैं। और साइट्स का पूरा नाम यहाँ पे आप देख सकते हो, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड और एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फाना, जो मैंने अभी आपको बोला था। अब देखो यहाँ पर इस एक्ट के अंदर क्या क्या प्रोविजंस है। पहला तो सेंट्रल गवर्नमेंट एक साइंटिफिक अथॉरिटी डेवलप करेगा और जो एक पूरा गाइडलाइंस डेवलप करेगा किस तरीके से वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन करना है। जो बिल आया उसी के बारे में, जो बिल आया है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को ज्यादा पावर देता है, ठीक है। किसी भी इश्यूज को लेके, कोई पौधा, जंतु या कोई एलियंस पौधे आ रहे हैं किसी तरह का लगाए जा रहे हैं, उन पे पूरा वॉच करना और रेगुलेशन देना। अगर जनरल वायलेशन करते हैं तो ये बिल कहता है कि करीब करीब आपको 25,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक फाइन दिया जाएगा। और कोई स्पेशल कोई प्रोटेक्टेड एनिमल है जिसके लिए अगर आप कोई वायलेशन करते हैं तो मिनिमम 10,000 रुपए और इसको बढ़ाकर करीब 25,000 रुपए किया जाएगा। तो ये कुछ पेनाल्टीज हैं जो यहाँ पर लगाई गई हैं, ठीक है, इन द केस ऑफ मनी, ठीक है। और चलो देखो इस बिल का ऑब्जेक्टिव क्या है ना, उद्देश्य क्या है। तो 3 मुख्य उद्देश्य लिखे हैं, ठीक है, इस बिल को लाने के पीछे। पहला यह है कि एंडेंजर्ड स्पीसीज जो है जिनकी संख्या कम हो रही है उनको बचाया जाए। दूसरा, जो प्रोटेक्टेड एरियाज यानी हैबिटेट्स हैं उनको और ज्यादा अच्छे तरीके से मैनेज किया जाए। और तीसरा, जो फॉरेस्ट लैंड है उनका भी प्रोटेक्शन किया जाए। फॉरेस्ट लैंड का प्रोटेक्शन किस तरीके से किया जाएगा? ऑफकोर्स जो लोग वहां पे रहते हैं, है ना, काफी दिन से रह रहे हैं, उनको वहां पर वहां के राइट्स दिए जाए और उनको बताया जाए कि इन जगहों को बचाने के लिए किस किस तरीके का प्रयास आपको करना होगा, ठीक है। तो ये हो गया पहले ऑब्जेक्टिव ऑफ बिल। अच्छा, यहाँ पर कुछ प्रपोज अमेंडमेंट्स भी हैं, ठीक है। क्या क्या प्रपोज अमेंडमेंट है? पहला ये है कि साइट्स के अंदर एक नया जो है एक लिस्ट है अपेंडिक्सेस जोड़ा जाए, मैंने आपको पीछे बोला था। दूसरा यह है कि सेक्शन 53 ऑफ द एक्ट अमेंडमेंट है ना, अमेंडेड क्या हुआ है जरा देखना, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है कि जो एलिफेंट है ना, एलिफेंट को आप लोगों ने देखा होगा कि रिलीजियस पर्पस के लिए हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। साउथ इंडिया में देखो तो एलिफेंट को आगे ले आते हैं, कुछ रिचुअल्स होते हैं ऐसे जिनमें यूज किया। तो यहाँ पर कुछ आपको फ्लेक्सिबिलिटी दी जाती है कि यू कैन यूज देम बट डज नॉट मीन यू आर गोइंग टू एक्सप्लॉइट देम, यू आर गोइंग टू किल देम। तो सेक्शन 43 ऑफ द एक्ट बड़ा इंटरेस्टिंग एक्ट है ये थोड़ा देखना, है ना। सेक्शन 43 ऑफ द एक्ट अमेंडेड विच परमिटेड द यूज ऑफ एलिफेंट
फॉर रिलीजियस फॉर एनी अदर पर्पसेस। तो यहाँ पर अलाउ है और बड़ी इंटरेस्टिंग है, वैसे भी इंडिया बड़ा रिलीजियस कंट्री है, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर मायने रखती हैं। अब हम चलते हैं अगले एक्ट की तरफ, और अगला एक्ट है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। ठीक है, अगला एक्ट है जिसको हम कहते हैं फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, जो 1980 में लाया गया। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में आपको बताऊं तो जो कोई भी फॉरेस्ट लैंड है उसको आप नॉन फॉरेस्ट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। सारा का सारा आपको पहले ही बता दूं, जंगलों के केस में, वनों के केस में सारी की सारी अथॉरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट को दी गई है। अब भैया स्टेट गवर्नमेंट में किसी के साथ अपना पर्सनल डील करके किसी को फायदा पहुंचा सकता, नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट को ही सारा सुप्रीम पावर दिया गया। आपको अभी दिखाता हूं, स्टेट गवर्नमेंट कभी किसी को कुछ अलॉट कर ही नहीं सकता बिना सेंट्रल गवर्नमेंट के परमिशन के। देख लो, तो ये एक्ट क्या देता है, देखना है ना। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट टू कीप चेक इन द डाइवर्जन ऑफ फॉरेस्ट लैंड इनटू द नॉन फॉरेस्ट पर्पसेस। तो कहीं ना कहीं इस एक्ट में जो फॉरेस्ट लैंड को नॉन फॉरेस्ट पर्पसेस के लिए डाइवर्ट किया जा रहा है उसको रेस्ट्रिक्ट करता है ये एक्ट। यहाँ पर सारा का सारा अप्रूवल जो होता है, मैंने बोला सर्वे सर्वा सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, उसी के हिसाब से चलना होगा। और किसी भी एरिया को, कोई फॉरेस्ट है उसको डी फॉरेस्ट अगर डी रिजर्व अगर घोषित करना है नॉन फॉरेस्ट वगैरह के लिए, तो यहाँ सारा का सारा अप्रूवल सेंट्रल गवर्नमेंट का आना चाहिए। दूसरा, अगर कहीं पर कोई नो फॉरेस्ट लैंड में बी क्लियर्ड ऑफ ट्रीज विच हैव ग्रोन नेचुरली, भाई हो सकता है कि कोई जगह पे अपने आप नेचुरली कोई फॉरेस्ट ग्रो कर चुका है तो उसको भी आप हटाएंगे नहीं, ठीक है, या मैन मेड है उसके बारे में तो कोई सोचना ही नहीं है, ठीक है। नो फॉरेस्ट लैंड में बी क्लियर्ड ऑफ ट्रीज विच हैव ग्रोन नेचुरली विदाउट द प्रायर अप्रूवल ऑफ सेंटर। हर जगह सेंट्रल गवर्नमेंट, इवन नो स्टेट गवर्नमेंट और एनी अदर अथॉरिटीज में डायरेक्ट एनी फॉरेस्ट लैंड और इट्स पोर्शंस, है ना, किसी चीज के लिए। या तो ये भी रही है कि मे बी असाइन फॉर एनी लीज और एनी अदर मेथड्स, है ना, किसी भी तरीके से। ऐसा नहीं कि 4 साल के लिए आप लीज पे दे रहे हैं या किसी एरिया को नहीं दे सकते, ठीक है, नहीं दे सकते, नहीं तो उस एरिया का एक्सप्लॉयटेशन हो सकता है। अच्छा, अब बात होती है कि अमेंडमेंट्स क्या है, ठीक है। अगर किसी एरिया को हमें कंजर्व करना है, फॉरेस्ट वगैरह में कंजर्व करना है, तो उसमें किस लेवल पर, है ना, किस लेवल पर परमिशंस दिए जाएंगे, ठीक है। तो पहले तो अगर 5 हेक्टेयर तक का एरिया है, ठीक है, अगर 5 हेक्टेयर तक का एरिया है उसको अगर कहीं किसी और पर्पस के लिए यूज करना है तो रीजनल चीफ कंजर्वेटर होगा, है ना, जो फॉरेस्ट का होगा, वो इस मुद्दे को देखेगा, चेक करेगा, फिर अपनी स्वीकृति देगा पहले लेवल पर। तो पावर टू चूज अ प्रपोजल इन्वॉल्विंग अ फॉरेस्ट लैंड अप टू 5, तो अप टू 5 हेक्टेयर एरिया तक की कोई बात है या कोई किसी तरह का डिस्प्यूट है, कुछ है, तो रीजनल चीफ कंजर्वेटर ही होगा जो डिसीजन देगा। और अगर 5 हेक्टेयर से ज्यादा है और 10 हेक्टेयर के बीच है तो रीजनल चीफ कंजर्वेटर डिस्कस करेगा, किसके साथ, स्टेट एडवाइजरी ग्रुप होगी उसके साथ डिस्कशन करेगा, उसके बाद परमिशन देगा कि वो 5 से 10 एकड़ वाला एरिया, हेक्टेयर वाला एरिया, है ना, उसका परमिशन देना चाहिए फॉरेस्ट नॉन फॉरेस्ट इन पर्पस के लिए या नहीं। और अगर 20 हेक्टेयर से बड़ा एरिया, मोर देन 20 हेक्टेयर से, तब भैया सीधा MOEF एंड CC का किया जा रहा होगा, ठीक है। तो MOEF और CC जो होगा वो आएगा और वो क्या करेगा, एडवाइजरी कमेटी बनाएगा, और ये एडवाइजरी कमेटी ही फिर स्वीकृति देगा। यानी जैसे से हायरार्की लेवल ऑफ एरिया बढ़ता जाएगा वैसे वैसे चीजों का और ज्यादा स्क्रूटनीज, है ना, मतलब उसके ऑब्जर्वेशन, उसकी चेकिंग वगैरह और बड़े लेवल पर होने लगेगी। तो ये भी थोड़ा ध्यान देना, दैट इज इंपॉर्टेंट पार्ट, है ना, किस तरीके से ये एक्ट है जो काम कराता है। अगला आपको लिए चलते हैं एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन। बहुत बड़ा है, इसमें बहुत सारे डायमेंशंस हैं और समय के साथ इवन NAQs वगैरह, सफर ऐप, है ना, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको यहाँ पर धीरे धीरे मिलेंगे। पहले हम आपको लिए चलते हैं, है ना, द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981। देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पूरी तरह से कोशिश करता है कि जो एयर पोल्यूशन है, ठीक है ना, जिससे काफी हद तक दिक्कतें हो रही हैं, उसको, जो वर्स्ट हो रहा है उसको कंट्रोल किया जाए, ठीक है, उसको रोका जाए, ठीक है। ऑब्जेक्टिव यही है कि जो अवॉइडेंस, कंट्रोल और रिडक्शन जो हम कर सकते हैं एयर पॉल्यूशन में, ठीक है ना, उसको किया जाए और काफी हद तक कोशिश करें जो एयर की क्वालिटी है उसको हम बचा कर रखें, उसको हम प्रिजर्व करें, है ना, प्रिजर्विंग द क्वालिटी ऑफ इट, और मतलब ओवरऑल एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जाए, ठीक है। साइलेंट फीचर अगर देखो तो इसमें पूरा का पूरा जो वायलेशन वगैरह है द एक्ट का, सेंट्रल लेवल पे वो CPCB मैनेज करता है और स्टेट लेवल पे स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड मैनेज करता है, ठीक है। तो एक्ट रिकमेंड द वेरियस टास्क टू द CPCB एट द टॉप एंड द स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एट द स्टेट लेवल। तो हायरार्की में CPCB होगा सबसे ऊपर, उसके नीचे SPCB होगा। सेंट्रल बोर्ड जो होगा वो क्वालिटी ऑफ एयर को मैनेज करने के लिए, है ना, मैनेज के लिए अपने लिए, अब मैनेज करने के लिए कह लो कि पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, ठीक है।
सेंट्रल वो मैनेज करेगा, डिफरेंट तरह के सेटल्स जो होंगे, मतलब डिस्प्यूट जो होंगे स्टेट बोर्ड्स वगैरह के बीच होंगे, उनको भी टैकल करेगा, बहुत तरह के टेक्निकल सहायता भी देगा स्टेट बोर्ड को, और साथ ही साथ उनको एक तरह से दिशा निर्देश भी देगा, देखो तुम लोगों को कैसे काम करना चाहिए। यानी सेंट्रल बोर्ड है ना, सेंट्रल बोर्ड का, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का ज्यादा वैल्यू है, और एसपीसीबी स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को भी डायरेक्शन देता है। स्टेट बोर्ड क्या करेगा? स्टेट बोर्ड क्या करेगा, जैसे कि उस पर्टिकुलर एरिया में, ठीक है जरा देखना, उस पर्टिकुलर एरिया में जो इंडस्ट्री वगैरह है और जो पोल्यूशन हो रहा है उनके लिए गाइडलाइंस बनाता है अपने जगहों पर। स्टेट बोर्ड्स एयर पोल्यूशन में जो इंडस्ट्रीज यूनिट्स हैं वगैरह, या ऑटोमोबाइल्स, अदर सोर्सेज जो पोल्यूशन होती है उन क्षेत्रों में, उसके लिए एक स्टैंडर्ड तैयार करता है, ठीक है, स्टैंडर्ड बनाता है, स्टैंडर्ड ऑफ एमिशंस तय करता है, इससे पोल्यूशन को काफी हद तक कम किया जाए। स्टेट बोर्ड एक काम और करता है कि जो इंस्पेक्टरेट होते हैं एयर पॉल्यूशन के, ठीक है, उनको उनके थ्रू इंफॉर्मेशन वगैरह कलेक्ट करता है किस जगह पे क्या क्या इश्यूज चल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि स्टेट बोर्ड हमेशा है ना सेंट्रल बोर्ड के, है ना, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अंदर ही काम करता है, और ये उसको मानने के लिए बाध्य भी है। किसी इंडस्ट्रियल यूनिट्स को प्रोहिबिट कर सकता है जो काफी पोल्यूट कर रहा है, ठीक है, और विदाउट द कंसेंट ऑफ द सेंट्रल बोर्ड। मैंने बोला इंडस्ट्रियल सेक्टर्स मान लो किसी स्टेट में बड़े लेवल पे पोल्यूशन कर रही है, तो यहाँ पे बिना सीपीसीबी के, है ना, इंस्ट्रक्शन के भी उसको सीधा रोक सकता है, क्योंकि इट्स अ मैटर ऑफ एयर पोल्यूशन। दूसरा मैं बता दूं, अगर मान लो किसी भी तरह का कोई वायलेशन हो रहा है तो एसपीसीबी जो है स्टेट बोर्ड जो, उस पर फाइन भी लगाता है। तकरीबन देखो 3 साल की सजा हो सकती है, सॉरी 3 मंथ की सजा हो सकती है, और फाइन लगभग 10,000 रुपए या फिर दोनों हो सकता है, अगर एनी काइंड ऑफ वायलेशंस इफ अ पर्सन या इंडस्ट्रीज आर डूइंग इट, है ना, तो वहां पर ये आपको सजा का प्रावधान भी देता है, 3 मंथ्स या फिर कुल मिलाकर 10,000 रुपए या फिर दोनों। अच्छा, यहीं पर ना अब कुछ चीजें हमें जाननी होंगी। हमारा नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम, जिसको हम एनएएमपी के नाम से जाते हैं शॉर्ट में, एनएएमपी लाने वाला जो था वो कौन था? सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। और ये जो लाया गया एक तरह से नेशन वाइड प्रोग्राम था, पूरे देश में इसको लगाना था। कोशिश क्या करनी थी कि पूरी भारत का जो होगा एम्बिएंट एयर क्वालिटी उसको हम चेक करें, उसको स्क्रूटनाइज करें, और इससे हमारा जो एनएएमपी प्रोग्राम है, मतलब इसको नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम के नाम से बोला गया। अब सुनो, इसमें कुल मिलाकर 342 ऑपरेटिंग स्टेशंस बनाए गए, कुल 127 सिटीज जो 26 स्टेट और 4 यूनियन टेरिटरीज के अंदर आते थे। अब नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम के उद्देश्य क्या है? पहला देखो, टू कंट्रोल द स्टेटस एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्बिएंट एयर क्वालिटी, ठीक है, तो एक अच्छी गुणवत्ता प्रोडक्ट, हवा की गुणवत्ता मेंटेन रखे। दूसरा, यहां पर यह भी कोशिश की जाएगी कि टू डिटरमाइन वेदर द गिवन एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स आर डिसऑनर्ड, तो कहां पर एम्बिएंट एयर क्वालिटी के साथ उल्टा सीधा काम हो रहा है, इन चीजों को भी आइडेंटिफाई करेगा। टू रिकॉग्नाइज द नॉन अटेनमेंट सिटीज, ये नॉन अटेनमेंट सिटीज, थोड़ा ध्यान देना, ऐसे शहर, ठीक है ना, जो पिछले 5 सालों से, ठीक है, लगातार जो पैरामीटर एयर पोल्यूशन का होता है उसको पूरा नहीं कर रहे, उससे ज्यादा ही वहां पर पोल्यूशन चल रहा है, उनको नॉन अटेनमेंट सिटीज कहते हैं। तो ये कह रहा है उनको आइडेंटिफाई करेगा जो पिछले 5 सालों से एक पैरामीटर के ऊपर एयर पोल्यूशन कर रहे हैं, यानी वो लोग भी गलत कंडीशन पे जा रहे हैं, तो उनको भी आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी। पता है बहुत सारे सिटीज हैं दोस्त, 100 से ज्यादा सिटीज मिलते हैं, है ना। इसके अलावा टू अटेंड द इंफॉर्मेशन अंडरस्टैंडिंग द एसेंशियल फॉर डेवलपिंग डिफेंसिव एंड रेमेडियल मेजर्स, किस तरीके से हम सूचना वगैरह के द्वारा, है ना, चीजों को समझ सकते हैं, कौन कौन से तरीके अपना सकते हैं वहां पर इन चीजों को का सलूशन करने के लिए, है ना। इसके अलावा वहां पर जो नेचुरल क्लीनिंग प्रोसेस जो हम अडॉप्ट कर सकते हैं, ठीक है, एटमॉस्फेयर में, है ना, जैसे पोल्यूशन को पतला कर सकें, मतलब पोल्यूशन मतलब जो डेंस और फॉग डेंसिटी हो रही है उसको कम कर सकें, डिफरेंट तरह के विंड बेस्ड मेजर्स करें, ड्राई डिपोजिशन करें, प्रेसिपिटेशन और केमिकल अल्टरेशन ऑफ पॉल्यूटेंट जनरेटेड, मतलब कहने का मतलब है कुल मिलाकर कितने ऑप्शंस किए जा सकते हैं, है ना, उस जगह पर पोल्यूशन को करने के लिए, सारे अप्रोप्रिएट मेजर्स जो है वो यहाँ पर अडॉप्ट करने के लिए भी एनएएमपी जो है ना, ये प्रतिबद्ध है, यानी इसके उद्देश्य है इन सब तरीकों से हम एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करेंगे। एनएएमपी में कुल 4 एयर पॉल्यूटेंट्स हैं जिनको कंट्रोल करने की बात हुई थी, जिनमें सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर्स जो थोड़े भारी होते हैं, सस्पेंड करते हैं, और रेस्पिरेटरी सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर जो थोड़े हल्के होते हैं, हवा में सस्पेंड करते हैं और रेस्पिरेशन के थ्रू आपके लंग्स के अंदर आकर उसको चोक वोक कर सकते हैं। तो ये चारों चीजों को यहाँ पर, है ना, रेगुलर चेकिंग करनी है उस पर्टिकुलर एरियाज में। और एक बात और बता दूं कि जो पोल्यूशन होता है वो सिर्फ पोल्यूशन का जो इफेक्ट होता है वो सिर्फ पोल्यूटिंग गैसेस पे ही डिपेंड नहीं करता, वहां के एटमॉस्फेरिक कंडीशन पे भी डिपेंड करता है। जैसे आप जानते हो जब ठंड ज्यादा होती है तो हवा काफी डेंस हो जाती है, तो वहां पोल्यूशन की जो गैसें होती है डेंसिटी के साथ काफी
हैवी होकर वहां सस्पेंड करती हैं एंड दे कैन चोक योर एल्वेलाइज ऑल्सो, जो आपके लंग्स के अंदर जो सॉकेट्स होते हैं उसमें एयर भरती है तो हमें सफोकेशन और दिक्कत होती है। यहाँ पर काफी हद तक विंड की स्पीड्स है ना, विंड की स्पीड्स, ठीक है ठीक है, एक मिनट है ना। यहाँ पर और चीजों को भी चेक करते हैं, जैसे विंड की स्पीड्स, ठीक है, जैसे यहाँ पर ये मेट्रोलॉजिकल पैरामीटर्स भी स्टडी करता है, जैसे वहां पर विंड की स्पीड कितनी है, विंड का डायरेक्शन क्या है, वहां की रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी है, टेम्परेचर कितना है, इन सारी चीजों के बेसिस पर ही जाकर वहां पर एयर पॉल्यूशन के बारे में पता चलता है, मतलब एयर क्वालिटी के बारे में पता चलता है। और आपको एक बात और बता दूं, और ये जो चेक करता है पॉल्यूशन, वो 24 घंटे में उस चीजों को रिपीट करता है, ठीक। और दूसरी बात, ये हफ्ते में दो बार इसकी स्टडी होती है और कुल मिलाकर साल में 104 ऑब्जर्वेशंस है ना इसके अंदर किए जाते हैं। एनएएमपी के अंदर कुल साल में 104 ऑब्जर्वेशंस किए जाते हैं। जो ऑब्जर्वेशन जिस दिन होता है उस दिन पूरे 24 घंटे होता है और इसके बेसिस पर एनालिसिस की जाती है किसी एरिया में किस हिसाब से प्रॉब्लम्स हो रही है। इस पर लिए चलते हैं, यहाँ तो नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड है जो भारत सरकार ने निर्धारित किया है और 1994 में इसको लाया गया था, सेट किया गया था। वो अलग बात है, इसको रिवाइज किया गया 14 अक्टूबर 1998 में, है ना। तो रिवाइज करते करते इसमें काफी टाइम लग गया। यहाँ पर कोशिश यही करनी है कि हमें एयर क्वालिटी जो है हमारे अगल बगल का उसकी कंडीशन को मेंटेन करें और ये पूरा का पूरा जो नेशन वाइड जो नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड उसको मेंटेन करने की पूरी जिम्मेदारी जो है वो सीपीसीबी की है, ठीक है। सीपीसीबी जो है ये पूरा का पूरा जो डिस्कशन है, जो नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी इंडेक्स है, इसको है ना, इसको एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981 के अंदर ही डिस्कस करता है। तो क्योंकि वैसे भी ये एयर पॉल्यूशन और प्रिवेंशन एक्ट है जिसके अंदर एयर क्वालिटी को मेजर करके है ना उसके पैरामीटर डिसाइड किए जाते हैं। एक बात और बता दूं यहीं पर कि 18 नवंबर 2009 में एक नया एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड जो था वो बनाया गया था, जहां पर कुछ स्टैंडर्ड्स जो थे वो लेस सीवियर स्टैंडर्ड्स दिए गए थे इंडस्ट्रियल जोन वगैरह के एरियाज में इन कंपेरिजन टू रेजिडेंशियल एरियाज में, ठीक है। यानी कहने का मतलब है यहाँ पर कुछ बेटर कंडीशंस की गई थी इंडस्ट्रियल यूनिट्स के लिए, क्योंकि इंडस्ट्री किसी कंट्री के ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और यहाँ पर कुल 12 पॉल्यूटेंट है जिसको चेक किया जाता है। और बताइए ये क्वेश्चन यूपीएससी के प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है। हो सकता है ये क्वेश्चन आपको करीब करीब 2016 के आसपास है ना, ये क्वेश्चन आपको मिलेगा 15-16 के आसपास। वहां यूपीएससी ने पूछा इनमें से कौन सी ऐसी गैस है जो एयर क्वालिटी इंडेक्स के अंदर मेजर नहीं किया था एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड में, क्योंकि इसी के बेसिस पे जाके एयर क्वालिटी इंडेक्स बनते हैं। तो यहाँ पर टोटल 12 है। एक तो सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, ओजोन है, पार्टिकुलेट मैटर 10 है ना, PM 2.5 है, लेड है, गॉट इट, कार्बन मोनोऑक्साइड है, आर्सेनिक है, निकल है, बेंजीन है, अमोनिया है, बेंजोपायरिन है। ये सारे नाम याद रखना। यूपीएससी ने जब ऑप्शन दिया था यहाँ पर उन्होंने CO2 और मीथेन भी दिया था। अभी को CO2 और मीथेन से जान जाने का कोई नुकसान नहीं है, ठीक है। CO2 मीथेन ग्लोबल वार्मिंग के लिए होता है, लेकिन ये जो बाकी है ना ये सारे के सारे, ये जैसे फिर से बोलता हूँ, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन, PM 10, PM 2.5 है ना, पार्टिकुलर मैटर 2.5, लेड, कार्बन मोनोऑक्साइड, आर्सेनिक, निकल, बेंजीन, अमोनिया और बेंजोपायरिन, दीज आर मोर एंड मोर डेंजरस। तो इन सारे के सारे पॉल्यूटिंग गैसेस को हमें हमेशा मेजर करना है। फिर कह रहा हूं कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन के साथ ऐसी कोई भी इश्यूज नहीं है, ठीक है, कि वो आपका जानवर ले सकता, हाँ, लेकिन दे आर रिस्पॉन्सिबल टू क्रिएट द ग्लोबल वार्मिंग। तो दूसरे तरीके से भले दे विल क्रिएट अ प्रॉब्लम। यहां देखो WHO पर भी एक क्वेश्चन है जो आपके पेपर में 2022 के मेंस में पूछा गया, WHO पर, ठीक है। पहले जरा समझो, भारत में अगर किसी भी तरह का कोई सपोर्टिंग सिस्टम अगर काम कर रहा है, ठीक है, तो एक तो नेशनल एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन अथॉरिटी के रूप में और दूसरा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के रूप में काम कर रहा है। और ये वही चीजें हैं जो पूरे स्टैंडर्ड जो बनाई गई भारत में एयर पॉल्यूशन वगैरह को लेकर किसी भी तरह का, ये उनके लिए एक तरह का एक सिविल कोड समझो। और वैसे भी हम लोग अभी आगे चल के एनजीटी वगैरह के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। एनजीटी वैसे भी क्वेश्चन एनजीटी में ही पूछा गया है। एनजीटी और सीपीसी भी एक ही साल में दोनों क्वेश्चन पूछे गए, तो 2017-18 के आसपास जब क्वेश्चन पेपर देखोगे तो आपको एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल और सीपीसीबी, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, दोनों पर ही यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ, वो हम आगे बात करेंगे। अच्छा, WHO यानी इंटरनेशनल लेवल पे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या कहता है, याद रखना। ये क्वेश्चन जो WHO का है ये 2022 के में से पूछा गया। अभी समझाता हूं क्या क्वेश्चन था।
डब्ल्यूएचओ का एयर क्वालिटी जो गाइडलाइंस है 2005 में जिन्होंने पीछा दिया, इन्होंने कहा भैया 4 ऐसी गैस हैं जो पूरी दुनिया में हर किसी को मेजर करनी होगी और 4 ऐसी गैस के प्रोडक्शन पे सबको काम करना होगा क्योंकि ये जानलेवा है। कौन कौन सी गैसेस थी? पहले जो 4 की एयर पॉल्यूटेंट्स थे उनमें क्या क्या था जो हाई रिस्क कर सकते हैं हेल्थ को? पार्टिकुलेट मैटर्स थे, ओजोन था, नाइट्रोजन ऑक्साइड था और सल्फर डाई ऑक्साइड था। ओके, और सल्फर डाई ऑक्साइड था, ठीक है। और जो इंडिया का जो गाइडलाइंस था ना हमारे एयर पॉल्यूशन का, वो खास तौर से देखा जाए स्लाइटली लेस सीवियर था एज कंपेयर टू डब्ल्यूएचओ गाइडलाइन। यानी डब्ल्यूएचओ में जो पैरामीटर्स दिए गए थे, जो इन्फॉर्मेशन दिए गए इस लेवल तक कम करना है, भारत उस लेवल तक जाकर कम नहीं कर रहा था। तो हमारा फिर भी थोड़ा सा मतलब वैसे तो इंटरनेशनल लेवल का ज्यादा बेटर था, लेकिन हम उस लेवल पर बेटर नहीं कर रहे थे, मतलब क्योंकि हमारा स्लाइटली लेस सीवियर हमने पैरामीटर्स डिसाइड किए थे, ठीक है। ये तो 2005 रहा, पर सुनो 2020-21 में जाकर 21 में देखो कुछ नया हुआ। डब्ल्यूएचओ के नए गाइडेंस लाए गए। तो जब डब्ल्यूएचओ के नए गाइडेंस लाए गए तो डेफिनेटली यहां पर जो गैसेस थी उनको 4 की जगह 6 कर दिया गया। वहां पर सिर्फ पार्टिकुलेट मैटर बोला था, पार्टिकुलेट मैटर को यहां पे स्पेसिफाई कर दिया गया, भाई जो पार्टिकुलेट मैटर टोटल मिला के कितने पॉल्यूटेंट्स हो गए? 6। ध्यान रखना पीछे वाले नए वाले में है ना 2 ऐसे और पॉल्यूटेंट गैसेस हैं जो एड ऑन किए गए, और ये मेंस में आ चुका है, 2022 के मेंस में क्वेश्चन आ चुका है ना। ये बच्चा यूपीएससी मेंस 2022 का ये क्वेश्चन रहा था। डब्ल्यूएचओ न्यू गाइडलाइंस जो पब्लिश हुई है 2021 में, इसमें क्या हुआ? 6 गैसेस को हमें देखना है, मेजर करना है। ये तो पार्टिकुलेट मैटर 2.5, एक पार्टिकुलेट मैटर 10। पार्टिकुलेट मैटर्स पे हम लोग और आगे डिटेल में बात करेंगे ड्यूरिंग द डिस्कशन ऑफ पॉल्यूशन चैप्टर। ओजोन के बारे में आपको पता है, ट्रोपोस्फेरिक ओजोन जो हम लोगों ने पीछे बोला था, बैड ओजोन। इसके अलावा नाइट्रोजन ऑक्साइड्स 4 हो गए, सल्फर डाइऑक्साइड 5 हो गए, और भैया कार्बन मोनोऑक्साइड भी, कार्बन मोनोऑक्साइड इज स्टिल डेंजरस, जो पीछे के डब्ल्यूएचओ के नाम्स में नहीं रखा गया उसको यहां इंक्लूड किया गया। और ये जो इन्होंने जो एयर क्वालिटी जो किया है ना, इन्होंने इसको फिर से रिवाइज किया, जो पीछे वाला था आफ्टर 15 ईयर्स। हाँ सर, पीछे वाला 2005 था, इसलिए मैं जानकर आपको 2005 दिखाया, फिर 15 साल बाद 2020 में 21 में जाकर नए गाइडलाइंस आ गए, ठीक है। फिर ये जाकर 21 में क्या हुआ, ये नए गाइडलाइंस आ गए। अब सुनो यहां पर क्या कहा जा रहा है, देखो 3 को मैं थोड़ा डिटेल में लाया हूं, 4 को मैं ज्यादा डिटेल में लाया हूं। एक तो तुम्हारा PM 2.5, एक PM 10, एक ओजोन, और चौथा नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। अच्छा एक चीज और है, इन पैरामीटर्स में ना कहीं किसी किसी गैस को 24 घंटे मेजर करना है और किसी किसी गैस को हमको 8 घंटे के इंटरवल पे मेजर करना है। ध्यान देना, अब 8 घंटे के इंटरवल पे डेफिनेटली थोड़ा दिमाग लगाओ तो वही गैसेस होंगी मेजर करने के लिए जो हमारे हेल्थ के लिए ज्यादा खतरनाक होंगी, ठीक है ना। अब थोड़ा दिमाग लगाना। अब देखो एनुअल एवरेज जो PM 2.5 है, इट शुड नॉट एक्सीड 5 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर ऑफ एयर, इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए पूरे साल का एवरेज। और किसी 24 घंटे के अंदर 15 मिलीग्राम तक जा सकता है, उसके ऊपर नहीं। मतलब यह है किसी दिन तक मैक्सिमम 15 मिलीग्राम तक जा सकता, माइक्रोग्राम तक जा सकता पर क्यूबिक में, और इसका मतलब कभी जाके 1-2 आ जाएगा। तो कुल एवरेज जो होगा इट शुड नॉट एक्सीड मोर देन 5 माइक्रोग्राम, ये थोड़ा ध्यान से समझना। उसी तरह एनुअल एवरेज जो PM 10 की वैल्यू है, ये किसी पूरे साल है ना शुड नॉट एक्सीड है ना 15 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर ऑफ एयर, है ना। ये पूरे साल का एवरेज जो है इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए, यानी कम और अधिक मिलाकर इसके बीच में रहना चाहिए। और किसी एक दिन का अगर एवरेज है 24 घंटे के अंदर, वह 45 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर से ज्यादा नहीं जाना चाहिए, ठीक है। अच्छा, ओजोन लेवल का एवरेज शुड नॉट एक्सीड 100 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर 24 घंटे, यानी यहां 24 घंटे में मेजर होता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड लेवल शुड नॉट एक्सीड 25 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर 24, यानी क्योंकि ये ज्यादा खतरनाक है, ठीक है, क्योंकि ये ज्यादा खतरनाक है। और आपको लिए चलते एक ना, मैं आपको पीछे कंपैरिजन दिखाता हूं। यहां देखो, यहां मैं ना आपको एक कंपैरिजन दिखाता हूं, ठीक है। और जरा इस कंपैरिजन को जरा देखो और इस कंपैरिजन को जरा समझो, क्योंकि यहां पे क्वेश्चन आपके पेपर का बन रहा है। और उन्होंने पूछा था कि यहां पे भारत का क्या कंडीशन है, ठीक है। देखो दोस्त, पहले इसको देखो, ठीक से देखो, 1 मिनट बताता हूं। ओके यहां देखना, यहां पे जो कंडीशंस है ना, इसको जरा ठीक से समझना, ठीक है। यहां पर आपको रिवाइज आफ्टर 15-60 ईयर्स क्या हुआ, WHO देन और WHO नाउ, ठीक है। तो 5 में गया था, 2005 में, 2021 में गया था। और यहां पे मैंने पूरा भारत का दिखाया, भारत के रेफरेंस में क्या है, ठीक है। और भारत के रेफरेंस में भी हम लोग 6 गैसेस को मेजर कर रहे हैं, ठीक है। PM 2.5, PM 10, NO2 और SO2, और इसके अलावा ओजोन और
कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है पैरामीटर समझो जरा। देखो फिलहाल हमने पीछे बात कर लिया है कि 24 आवर्स में कितना जाना चाहिए और एवरेज एनुअल मीन कितना जाना चाहिए। तो वही जो हमने पीछे देखा था एनुअल मीन PM 2.5 PM 10 है ना, PM 2.5 PM 10 जो आपके सामने, ठीक है, ये मैंने आपको पीछे दिखा दिया जो आपको पैरामीटर्स था। ठीक है, और वहीं अगर ओजोन पे, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ओजोन पे देखो तो ये डिपेंड करता है सीजन में, है ना, कितना है, और ये 8 घंटे के हिसाब से देखा जाता है, इसका एवरेज निकाला जाता है। 2005 में भी 100 ही रखा गया था, यहाँ पे भी 100 ही रखा गया है। ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड से इसमें NS है, NS मीन्स अभी कोई नाइट्रोजन ऑक्साइड का कोई 2005 में सेट नहीं था, लेकिन 2021 में 24 इसका मीन जो है वो 25 कर दिया गया। नाइट्रोजन ऑक्साइड का जो 2005 में था वो 40 होगा, है ना, 40 ये स्टार जो है ना, ये सारे के सारे स्टार ये माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर में यूनिट्स लिखे गए। ठीक है, ये 40 था, यहाँ उठा के और कम कर दिया, तो बहुत अच्छी चीज है नाइट्रोजन ऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड जो था वो 24 घंटे का मीन जो था वो 20 था, उसको यहाँ थोड़ा बढ़ा दिया गया, थोड़ा ज्यादा तक भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड को सेट नहीं किया गया था, आपको पता है, पीछे नाइट्रोजन ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं था, पीछे जो था वो PM था, ओजोन था, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सारे के सारे थे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया इन्होंने, इसको मिलाकर जो नहीं सेट तक कार्बन है उसको 4 तक का लिमिट कर दिया, 4 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर, 24 घंटे से ज्यादा नहीं जाना चाहिए, ये इन्होंने ये सेट कर दिया। अच्छा, अगर हम इंडिया का देखें, इंडियाज नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड NAQS, NAQS के अंदर क्या है, जरा इस डिफरेंस को देखो। ये वाला जो हिस्सा जो है ना, ये आपका एनुअल मीन है, और ये वाला जो है ना, ये 24 आवर्स का है। ठीक है, ये एक तरफ ये बच्चा, ये वाला ना, ये 24 आवर्स है, ये 24 आवर्स है, ध्यान देना, और इधर वाला जो है ये आपका एनुअल मीन है ना, ये आपका एनुअल मीन है। ठीक है, और ये ओजोन और कार्बन मोनोऑक्साइड में तो हम 8 घंटे के हिसाब से एनालिसिस करते हैं, जो आप देख सकते हैं। ठीक है, यहां देखो PM 2.5 कह रहा है कि 40 हो सकता है एनुअल मीन, इसके ऊपर नहीं जा सकता पूरे साल का एवरेज। ठीक है, और पर दिन का आप 60 तक जा सकते हैं भारत देश में। और अच्छा, यहां देखो, यहां क्या कह रहा है 2.5 में, ये कह रहा है कि एनुअल मीन 5। ठीक है, क्या PM 2.5, हमारा क्या कह रहा है, एनुअल मीन जो है वो 40 तक जाए। ठीक है, ये कह रहा है कि पर डे का हाईएस्ट जो है 15 तक जा सकता है पर डे का, ये कह रहा है पर डे का 60 जा सकता है। तो हमारा वाला जो है वो काफी बेटर नहीं है, आप समझ रहे हैं कहना क्या चाह रहा हूं। ठीक है, तो हमारे वाले में क्या कमियां हैं वो आपको इस डेटा से समझ में आ रहा होगा। सेम ऐसे ही अगर PM 10 पे जाओगे, PM 10 का देखो एनुअल मीन कितना है 60, यह एनुअल मीन कितना है 2021 में 15, यहां पर डे का कितना है 45, यहां पर डे का बाप रे बाप 100 तक डिसाइड किया गया, फिर भी यहां पे भी हम अच्छे कंडीशन में नहीं है। नाइट्रोजन ऑक्साइड देखो, नाइट्रोजन ऑक्साइड जो यहां पर डे का कितना है, यहां पर 10 है ना, सॉरी एनुअल मीन कितना है 10 है, और पर डे का 25 है, यहां देखो 40 है, और यहां पर डे का 80 है। बाप रे बाप, यहां पे बाप रे बाप बोलने का जब समझ रहे कहना क्या चाहता हूं। सल्फर डाइऑक्साइड देखो, सल्फर डाइऑक्साइड यहां पे 24 घंटे का मीन है, तो 24 घंटे का मीन यहां पर कितना है 80 है, यहां से फिर हम ज्यादा है। अच्छा, ओजोन कितना है, ओजोन इंटरनेशनल लेवल पे कह रहे हैं भाई ऐसा है कि 8 घंटे का मीन 100 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ओजोन का 8 घंटे का मीन जो है 100 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, हमारा 8 घंटे का भी 100 रखा है, थैंक गॉड ओजोन में हम बराबर है। और कार्बन मोनोऑक्साइड का जो लेवल होगा वो 4 है ना, यहां पर। ठीक है, 24 घंटे का मेजर कर रहे हैं, लेकिन हम जो मेजर कर रहे हैं वो 8 घंटे का मेजर कर रहे हैं, और 2 है, तो यहां पर कुछ कह नहीं सकते क्योंकि यहाँ 24 घंटे की बात हो रही है, यहां पर 8 घंटे की बात हो रही है। ठीक है, हम कार्बन मोनोऑक्साइड को 8 घंटे में मेजर कर रहे हैं, और ये लोग कार्बन मोनोऑक्साइड को यहां देखो जो डेटा आ रहा है वो 24 घंटे में मेजर कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से इस एनालिसिस को मैंने कर दिया है, और इस एनालिसिस में आई डोंट थिंक सो एनीवन हैव इशू, है ना। ये सारा का सारा जो फोटोग्राफ है ये किताब से ही लिया गया, जब आपके हाथ में बुक होगी तो ये सारी चीजें आपको दिख रही होंगी। ठीक है, मैग्रा हिल वाली किताब। अब यहीं पर हम लोग बात करेंगे नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स NAQI जो है वो 2015 में लाया गया। ये पहला हमारे देश का नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स है जो लॉन्च किया गया, और इसके पीछे जो है हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी 2015 में प्राइम मिनिस्टर है, उस समय ये लाते हैं। जो पहला फेज नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स का है ये कुल 10 सिटी में लाया गया, है ना, बाद में चलकर इसको और एक्सटेंड किया सरकार ने, जिसमें दिल्ली, आगरा, लखनऊ, बेंगलोर जैसे शहर हैं, और गवर्नमेंट इसको बहुत सारे और भी स्टेट्स और उसके कैपिटल और सिटीज में इसको एक्सटेंड कर दी, जहां पर पॉपुलेशन 1 मिलियन से 1 मिलियन से ज्यादा, 10 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन है, उन सब जगहों पर एयर क्वालिटी इंडेक्स जो होगा वो मेजर हो रहा है। और एयर क्वालिटी इंडेक्स को मेजर करने के लिए इसको डिफरेंट कलर बैंड से मेजर करते हैं। ब्लू का मतलब कुछ और होता है, पर्पल का मतलब कुछ और होता है ना, इस तरीके से अलग अलग कलर में कोडेड वार्निंग दी जाती है। ठीक है, इनको कलर कोडेड वार्निंग दी जाती है। और आगे लिए चलते हैं, देखो जरा, कुल 6 ऐसे बैंड्स हैं। ठीक है, 6 ऐसे बैंड्स हैं, अलग अलग कलर में कोडेड करके इनको दिया जाता है।
और 6 एयर क्वालिटी जो है वो आपको दिखाते हैं। अगर 0 से 50% के बीच होता है तो ये गुड है, मैक्सिमम परमिशन लिमिट है। अगर 50 से 100 के होता तो सेटिस्फैक्ट्री है, ये भी परमिशन लिमिट है, ठीक है, इसको किया जा सकता है, अलाउ परमिसेबल है। मॉडरेटली पॉल्यूटेड 100 से 200 के बीच में तो मैक्सिमम परमिसेबल लिमिट है ना, ये जो दिया जा रहा है, ठीक है, यहां तक, ठीक है, मतलब मॉडरेटली पॉल्यूटेड यहां तक है, ठीक है। पुअर है तो 201 से 300 के बीच में, ये मैक्सिमम परमिसेबल लिमिट है, यहां तक 300% तक हाईएस्ट है। वेरी पुअर 301 से 400 के आसपास AQI लेवल आता है, और सीवियर अगर 401 से 500 के आसपास आता है। ये एयर क्वालिटी इंडेक्स जो निकाला गया है, गुड, सेटिस्फैक्ट्री, मॉडरेटली, पुअर, वेरी पुअर, सीवियर, इसका एक पैरामीटर होता है जो मैथमेटिकल पैरामीटर्स के थ्रू ऑब्जर्व करते हैं। लेकिन में कितनी गैसें मेजर की जाती हैं, तो कुल मिलाकर इसमें 8 पॉल्यूटेंट गैसेस होती है जिनको मेजर किया जाता है AQIs में, ये ध्यान रखना। जो हमारे देश का नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स बनता है उसमें कितने पॉल्यूटिंग गैसेस को मेजर करते हैं? 8। कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, NO2, SO2, अमोनिया, लेड, PM10 और PM2.5। ये क्वेश्चन भी आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, और आगे लिए चलते हैं। अच्छा, एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है सफर मोबाइल ऐप, सुना होगा। 2010 के टाइम में, फिलहाल ऐसा बच्चे कहते हैं कि सर अब ये काम नहीं करता है। 2010 में जब कॉमनवेल्थ गेम हो रहा था, उस समय दिल्ली के वेदर कंडीशन को, पोल्यूशन लेवल की स्टडी करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस इस एप्लीकेशन को लाता है जिसको लोग मोबाइल फोन में इंस्टॉल करते हैं, और एयर क्वालिटी इंफॉर्मेशन सर्विसेज रियल टाइम बेसिस पर, मतलब हर समय किस हिसाब से एयर क्वालिटी चल रही है दिल्ली की, उसकी स्टडी करने के लिए, ठीक है। बाद में ये सिर्फ दिल्ली के लिए नहीं था, कई और मेट्रोपॉलिटन सिटीज के लिए थे, और दिल्ली में भी अलग अलग रीजनल एरियाज में दे रहा था। जैसे मैं नोएडा में रहता हूं तो नोएडा भी बता रहा था कि नोएडा या गुड़गांव या दिल्ली में जैसे पूसा वाला एरिया कितना है, दिल्ली में जैसे JNU वाला एरिया कितना, वो एयरपोर्ट वाला एरिया कितना है, वहां पे कितना पोल्यूशन चल रहा है, ये सारी स्टडी जो है, ये सारी इंफॉर्मेशन जो वो दे रहा था, ठीक है। और ये जो सारे के सारे इंफॉर्मेशन है ये कलर बैंड्स में ही दे रहे थे, ठीक है। कलर बैंड है, जैसे मान लो ग्रीन का मतलब गुड होता है, येलो कलर में अगर आता है कलर बैंड तो उसका मॉडरेट पोल्यूशन है, ऑरेंज कलर है तो पुअर है, रेड है तो वेरी पुअर है, और मरून है तो भैया क्रिटिकल है, बहुत ज्यादा खतरनाक है, ठीक है। मतलब ये हार्ट अटैक और कार्डियक स्ट्रोक टाइप की कंडीशंस है, ठीक है एवरीवन, फाइन। और सुनो, ओके, अब यहां पे बात करेंगे नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। अब देखो यहां पर कुछ नए अपडेट्स हैं, और हम आ चुके हैं कुछ रिसेंट अपडेट्स पे। कुछ रिसेंट अपडेट्स में पहले क्या था कि 2024 तक हमें क्या करना है, 2017 के बेस ईयर का ये डिसाइड हुआ। लेकिन अब जो नए अपडेट्स हैं वो 2026 में क्या करना है, इसमें कुछ नए चेंजेस किए गए, वो मैं आपको दिखाता हूं। पहले देखो, जो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है, इसमें सेंटर ने नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम लॉन्च किया है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ध्यान रखना। और इसमें जो नया चेंजेस आपको बताता हूं, पहले पुराना वाला चेंज है, उसके बाद आप देखोगे नया चेंजेस क्या है। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम में क्या कहते हैं कि एयर पोल्यूशन जो है वो कुल 122 सिटीज में है ना, 22 सिटीज में टैकल किया जा रहा है, वहां चेक किया जा रहा है। बोला गया भाई 2017 में जो एयर पोल्यूशन का लेवल था उसका 20 से 30% रिडक्शन PM10 और PM2.5 पे कॉन्सेंट्रेशन में कर देंगे बाई 2024 तक। अब आपको कोई सर 2024 तो खत्म होने जा रहा है ना, अब खत्म ही हो गया। तो अगर मान लो 2024 में ये चीज हो रही कि नहीं हो रही है, तो यहां पर कुछ और अपडेट किए गए और बोला गया भाई ऐसा है कि 2024 से 2026 तक जो 20 से 30% करें, ऐसे हम 40% रिडक्शन कर देंगे, तो और अच्छी कंडीशन है, ठीक है। तो ये अभी मैं आगे बताता हूं, और यही आपका नया अपडेट है 2026 तक क्या करने वाले हैं, ठीक है। अब देखो कौन कौन से चेंजेस हैं जो NCAP के अंदर रिक्वायर है, ठीक है। तो सबसे पहली बात यह है कि इंडिया का जो एयर पोल्यूशन इंडेक्स है आर मोर रिलैक्स इन कंपैरिजन टू WHO प्रिस्क्राइब गाइडलाइंस, जो आपने ऑलरेडी देख लिया है। तो कोशिश ये करनी है कि हमें हमारे जो गाइडलाइंस है वो काफी स्ट्रिंजेंट होने चाहिए, थोड़ा सा टफ होने चाहिए, और कोशिश ये करनी है कि हमें जो अपने टारगेट्स वगैरह हैं उनको फिर से रिवाइज किया जाए। और डेफिनेटली सही बात है दोस्त, इंटरनेशनल लेवल पे WHO क्या कह रहा है और इंडिया के लेवल पर हम क्या कह रहे हैं, तो दोनों में जमीन आसमान का डिफरेंस दिख रहा है, यही मैं आपको यहां बता रहा हूं, ठीक है। यहां पर जो प्रपोज न्यू मिशन है वहां पर क्लीन एयर दिया जाए सबको, गवर्नमेंट जो है वो पूरी तरह से P2.5 और PM10 के कुछ ज्यादा मोर स्ट्रिंजेंट नियम कानून बनाए, क्या करेगी, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। और जो 2021 का जो AQG लेवल है ना, कंपेयर टू 2005 एयर क्वालिटी गाइडलाइंस, ठीक है ना, उसको यहां पर फॉलो किया जाए, ठीक है। उसका सुझाव दिया गया कि पुराने वाले जो एयर क्वालिटी लेवल है उसमें से 2021 में जो यहां पर जो गाइडलाइंस बनाए गए हैं उन गाइडलाइंस को हम लोग फॉलो करें, ना कि जो पुराने धर्मे पे चले आ रहे हैं उनको फॉलो करें, और ये जरूरी है।
देखो ये वो अपडेट्स हैं जो इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें अब नया चेंजेस हो गया, अभी मैं बता देता हूं। जैसे बोला 2017 तक जो बेस ईयर बनाकर हम 20 से 30% रिडक्शन जो होंगे वो पोल्यूशन का कम कर लेंगे 2024 तक, और 122 सिटीज के अंदर ये सारी की सारी कहानी है जो करनी है। अब इसमें क्या अपडेट्स हैं वो मैं आपको दिखाता हूं, धीरे धीरे लिए चलता हूं। इधर देखो, अब न्यू टारगेट्स फॉर नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम में क्या है। देखो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम ठीक है 2019 में रिड्यूस करने के लिए लाया गया, ठीक है 20 से 30% करेंगे 2024। अब ये कहानी इसको यहां पर खत्म कर दें और सीधे कहते हैं नया वाला, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखना। जो हमारा न्यू टारगेट नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है वो लाया गया कि देखो 40% रिडक्शन हम पीएम कॉन्सेंट्रेशन में कम करेंगे सिटीज में, ठीक है ना, जो एनसीईपी में बाई 2026 तक हम करने वाले हैं। और जो पहले का 20 से 30% रिडक्शन 24 था उसको अपडेट करके 40% रिडक्शन 2026 तक करने वाले हैं 2017 के लेवल का, ठीक है 2017 के लेवल का। तो और अच्छी बात है ना, यहां पर और बेटर कंडीशन हम करने जा रहे हैं। तो ये नया टारगेट, इसको याद रखना, दिस इज द इंपॉर्टेंट वन फॉर योर एग्जामिनेशंस। अब देखो यहां पे कुछ चीजें और बताता हूं। की फीचर्स क्या है। की फीचर सीधा सीधा है कि सिटी स्पेसिफिक एक्शन प्लान लाना होगा डेफिनेटली। हर शहरों के अंदर पोल्यूशन का स्तर रीजन अलग है, और हर शहरों के अंदर लोगों के जीवन जीने का स्टाइल अलग है, और हर शहरों पर लोगों के आय का साधन अलग है। तो एक ही पैरामीटर आप हर जगह यूज नहीं कर सकते हैं। आप ये देखेंगे उस एरिया पे किस तरह की चीजें हम मेजर कर सकते हैं। इसकी मदद से हम क्या करेंगे, एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग नेटवर्क बनाएंगे, व्हीकल्स की संख्या को रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे, रिड्यूसिंग द व्हीकुलर और इंडस्ट्रियल जो एमिशंस वगैरह उसको कंट्रोल करेंगे, या फिर व्हीकल द्वारा पोल्यूशन को कम करने का मतलब जैसे मान लो आप पेट्रोल डीजल की जगह आप ईवी की तरफ चले जाइए, इस तरह की चीजों पे चले जाइए। और दूसरी तरफ लोगों को और ज्यादा अवेयरनेस देना होगा। 131 सिटीज के अंदर कुछ इंप्लीमेंटेड है ना, इंप्लीमेंटेशन के बारे में बात हुई, जहां पर 123 जो नॉन अटेनमेंट सिटीज, इसीलिए मैंने नॉन अटेनमेंट को सिखाया था, जो पिछले 5 सालों में लगातार पोल्यूशन के लेवल पर एक लेवल के ऊपर जा चुके हैं, जो पैरामीटर था लगातार 5 साल से प्रॉब्लम खतरनाक बनी हुई है, उनको नॉन अटेनमेंट सिटीज कहते हैं। तो 123 नॉन अटेनमेंट सिटीज के लिए है ना आइडेंटिफाई जो किया गया, उनमें सीधा का सीधा है ना एम्बेडेड क्वालिटी इंडेक्स को है ना फॉलो करने की बात की गई, पहला। दूसरा 8 मिलियन प्लस सिटीज जो है आइडेंटिफाई किए गए। 15 फाइनेंस कमीशन फॉर द रिसीविंग द परफॉर्मेंस बेस्ड ग्रांट फॉर द एयर क्वालिटी इंप्रूवमेंट। ये कुछ चीजें हैं जो नए अपडेट्स हैं, उसको ध्यान रखना। 131 में से 123 वहां है, 8 मिलियन प्लस सिटीज है, ठीक है, इनको सपोर्ट करना है। एक और चीज मैं आपको बताऊं, प्रणा जो होता है पोर्टल फॉर रेगुलेशन ऑफ एयर पॉल्यूशन इन नॉन अटेनमेंट सिटीज, मॉनिटर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ एनसीएपी। तो एक तरह से एक पोर्टल लाया गया है प्रणा करके, याद रखना प्रणा जो पोर्टल है किसके लिए लाया गया, तो एनसीएपी के अंतर्गत जो चीजें प्रयास की जा रही हैं भारत के अंदर, उसमें किस तरह के डेवलपमेंट या इंप्लीमेंटेशन हो रहे हैं, उसकी जानकारी इस पोर्टल के द्वारा पता चलेगी, प्रणा के द्वारा। तो प्रणा इज द वेरी इंपॉर्टेंट पोर्टल यू पीपल रिमेंबर फॉर योर एग्जामिनेशन। पूछेगा प्रणा किसके लिए है, तो एनसीएपी के लिए। तो प्रणा इज व्हाट, पोर्टल फॉर रेगुलेशन ऑफ एयर पॉल्यूशन इन नॉन अटेनिंग सिटीज, मॉनिटर्स द इंप्लीमेंटेशन ऑफ एनसीएपी, ठीक है। तो एनसीएपी की चीजों को मॉनिटर करने के लिए प्रणा करके एक पोर्टल है जो लाया गया है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण जो है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज द्वारा लॉन्च किया गया है, जो एनसीएपी के अंदर ही आता है। 131 सिटीज के बारे में यहां लिखा गया है, को रैंक दिया जाएगा कंट्रीज में फॉर इंप्लीमेंटिंग सिटी एक्शन प्लान, जहां पे प्रिपेयर करेगा और कोशिश करेंगे 2026 तक 40% पोल्यूशन को हम यहां पर कम कर दें। सिटीज को यहां पर 3 ग्रुप में कैटेगराइज किया गया। एक सिटी जहां का पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा है, दूसरा सिटी जहां का पॉपुलेशन 3 लाख से 10 लाख के बीच है, और तीसरी सिटी जो है जिसको कैटेगराइज किया गया 3 लाख से जहां पर पॉपुलेशन कम है, ठीक है। तो एनसीएपी के अंदर जो प्लानिंग की गई है 131 सिटीज को जहां पर मिलकर ये काम करना है, इन सिटीज को 3 ग्रुप में बांटा गया है, ठीक है, 3 ग्रुप में बांटा गया है, जहां पर पॉपुलेशन 3 लाख तक, 3 लाख से 10 लाख तक और 10 लाख के ऊपर है, सबके लिए अलग अलग लेवल से काम किया गया। अब हम बात करते हैं कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट पर, है ना। अब हम बात करते हैं कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट पर। देखो एक स्टैचुरी बॉडी है जो स्टैब्लिश की गई है, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन नेशनल कैपिटल रीजन, एनसीआर के रीजन पर, एंड एडजॉइनिंग एरियाज में एक्ट 2021 के अंतर्गत। पहली बार इसका ऑर्डिनेंस जो है वो 2020 में लाया गया है, ठीक है। इसमें एक चेयरपर्सन होगा जो एटलीस्ट 15 साल एक्सपीरियंस होगा इन्वायरमेंट वगैरह से जुड़ा हुआ, और 25 ईयर्स या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस होगा। इनमें से कोई मेंबर होगा, मतलब अपॉइंट करने के लिए जो इसका चेयरपर्सन होगा।
जो अपील ऑफ CAQM ऑर्डर है, मतलब कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट है, ठीक है, डायरेक्शन एटसेट्रा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को करेगा ये, ठीक है। तो जो भी इससे जुड़े जो अपील वगैरह होंगे एयर पोल्यूशन वगैरह से, उसका जो निपटान वगैरह होगा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के द्वारा किया जाएगा। CAQM का काम क्या है? CAQM का काम ये है कि भाई एक तरह का कोऑर्डिनेट एक्शन बना के रखेगा एयर क्वालिटी को मॉनिटर करने के लिए। दूसरा, प्लानिंग एंड एग्जीक्यूटिंग प्लान्स टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल द एयर पोल्यूशन इन नेशनल कैपिटल रीजन्स, ठीक है। तो दिल्ली एनसीआर के एरियाज में जो प्लानिंग और एग्जीक्यूशन करने के लिए जो नियम कानून होगा बनाएगा, डिफरेंट तरह के रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेगा, ठीक है, डिफरेंट तरह के टेक्निकल इंस्टीट्यूशन की मदद से। और साथ ही साथ ये कह रहा है कि दिल्ली और नियर बाई सिटीज में जनवरी 2023 तक कोल का पूरी तरह से यूज बंद हो जाएगा, किसी भी तरीके से जो कोल का यूज हो रहा है। अब मैं आपको लिए चलता हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, जिसका नाम है ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। आप अक्सर सुनते होंगे, दिल्ली में जैसे मैं बड़ा परेशान रहा, मेरे पास BS4 डीजल है ना, डीजल कार है। तो जो BS4 जो डीजल कार है, आप सुनते होंगे दिल्ली का एयर AQI लेवल जब बहुत ज्यादा बढ़ जाता होगा तो जो GREP है उसका एक रेस्ट्रिक्शन आता है, ठीक है, कि BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल गाड़ियां दिल्ली और NCR एरिया में बैन की जा रही हैं। और अगर आप गाड़ियों को यूज कर रहे हैं तो पर दिन का 20,000 रुपया, अगर पकड़े गए तो पर दिन का नहीं, अगर पकड़े गए तो 20,000 रुपए आपको फाइन लगेगा। तो फाइन भी ऐसा दोस्त कि हम लोग सोच भी नहीं सकते और हिल जाते हैं। तो विंटर वगैरह में मैं तो बड़ा परेशान होता हूं। और ये जो रिपोर्ट आता है वो एक्चुअल में GREP का ही आता है। तो पता नहीं क्यों मेरे अंदर ऐसा लगता है कि इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द कमिंग ईयर। बार बार विंटर होते होते ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान जो होता है वो न्यूज में आ ही जाता है। ये ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान जो एक मैकेनिज्म है, ये किस पर बेस्ड होता है? ऑफ कोर्स जो AQI लेवल दिल्ली का होता है उसके बेसिस पर ये डिफाइन होता है, ठीक है। तो ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान जो होता है एक तरह से इमरजेंसी रिस्पॉन्स मैकेनिज्म है जो दिल्ली वगैरह में AQI लेवल के बेस पे किया जाता है। अब इसमें जो ये रिस्पांस लिया जाता है, यहां पर बहुत सारी स्टेक होल्डर्स है ना, बहुत सारी इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज, अथॉरिटीज, उन सबके बेसिस पर ही ये डिसीजंस लिए जाते हैं कि दिल्ली NCR में एयर की क्वालिटी जो खराब हो रही है इसको बचाने के लिए क्या निर्णय लिया जाए, ठीक है। ये होता है ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। या इसको बहुत ही शॉर्ट में डिफाइन करता हूं 3 वर्ड्स में, कहता हूं रट डालो, इमरजेंसी रिस्पॉन्स मैकेनिज्म। मुझे तो लगता है ये क्वेश्चन आपके मेंस में भी आ सकता है, किस तरीके से ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान है ना इंडिया में दिल्ली और NCR के लिए है, सभी में बता दूं है ना, ये पोल्यूशन के प्रॉब्लम को दूर करने के लिए काम करता है। अब बात होती है किस तरीके से काम करता है, तो कोशिश करता है कि इंप्रूव किया जाए NCR वगैरह का जो एरिया है या उसके अगल बगल के जो एरियाज है ना, उनको है ना एक अच्छी गुणवत्ता का एयर दिया जाए, ठीक है। अब बताऊंगा उस समय जैसे गाड़ियां बंद कर देते हैं, बोला ना BS4 के डीजल, BS3 के पेट्रोल। अभी बताता हूं इसका एक हायरार्की, अगर इस लेवल पे पोल्यूशन है तो ये चीजें बंद करो, इस लेवल पे पोल्यूशन है तो इस लेवल पे बंद करो। AQI के बेसिस पर इनके एक्शंस होते हैं, उसकी पूरी लिस्ट दिखाता हूं। GREP बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। अब ये जनरली ये जो चीजें होती है जैसे सीवियर कंडीशन है या सीवियर प्लस केसेस है, ये सारा का सारा जो केस आता है ना ये ड्यूरिंग विंटर आता है। और विंटर के समय में आप इधर देखो, जैसे ही इधर दिवाली खत्म होती है न्यूज़पेपर में छपना शुरू हो जाता है, दिल्ली बड़ा खतरे में है, बहुत खतरनाक है, लोग दिल्ली छोड़कर बाहर भागते हैं। फिर याद आता है, मुझे भी याद आता है, यार मैं दिल्ली में क्यों रहता हूं। ये सारी चीजें जो होती है ना सब विंटर में शुरू होता है। और उस समय पता है दोस्त, एक तो पराली वाला हल जो स्टबल बर्निंग होती है, कहाँ, जो दिल्ली के आउटस्कर्ट एरियाज में। दूसरा तुम्हारे दिल्ली में क्रैकर्स, ये सारी चीजें मिला। और तीसरी चीज हवा, विंड की स्पीड भी बंद हो जाती है, काफी हद तक स्लो हो जाती है, नहीं के बराबर। तो ये चीजें हवा में घुलने भी नहीं पाती हैं और पूरा दिल्ली जहरीला हो जाता है, ठीक है, पूरा दिल्ली। ये मैं आपको बता रहा हूँ नवंबर दिसंबर की हालत, ठीक है। अब देखो ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान है क्या, फिलहाल इसका जो रिवाइज प्लान है वो 2023 में लाया गया 1 अक्टूबर को। और फिर मैं बोल देता हूँ GREP फॉर द NCR वाज फॉर्मुलेटेड आफ्टर केयरफुल कंसिडरेशन ऑफ साइंटिफिक डेटा, स्टेक होल्डर इनपुट्स एंड एक्सपर्ट रिकमेंडेशन के बेसिस पर ये काम करता है। इससे कुछ टारगेटेड एक्शंस होते हैं, उसके हिसाब से काम करना होता है। और पता है ये जो GREP के जो टारगेटेड एक्शंस होते हैं ना, ये IIT IIM वगैरह के, IMD इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, IIT मुंबई, इनके डेटा के बेस पर कोई निर्णय लिया जाता है, हवा में नहीं होता। यानी वेदर, मेट्रोलॉजिकल फोरकास्ट, इन सबके बेसिस पर जाकर एयर क्वालिटी वहां दिल्ली और आसपास की क्या होती है, इसके बेसिस पर GREP के डिसीजंस लिए जाते हैं। और क्या होते हैं, ये है एक्चुअल में वो रियल पार्ट जो मैं आपसे कह रहा था, जिसके बेसिस पर अलग अलग चीजें दिल्ली में प्रतिबंधित की जाती हैं, रेस्ट्रिक्ट की जाती हैं। अब देखो, अगर AQI लेवल 200 तक है कोई दिक्कत नहीं है, GREP के हिसाब से भैया कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही 200 से ऊपर आओगे, 201 से लेके 300,
स्टेज 1 पर आ गए, पुअर कंडीशन है। अगर 301 से 400 है तो भैया वेरी पुअर है, स्टेज 2 है AQI का, GREP का। और 401 से 450 है तो वो हो गया सीवियर, और अगर 450 के ऊपर हो गया तो वो हो गया सीवियर प्लस। ये पैरामीटर दिमाग में बैठा लो, ये भी पैरामीटर आपको किताब से ही उठा के लाया हूं। एक तरफ मैंने EQ का लेवल दे दिया, एयर क्वालिटी का लेवल क्या चल रहा है, इधर मैंने कौन कौन से प्रिस्क्राइब मेजरमेंट्स हैं जो अपनाने पड़ेंगे। देखो अगर 201 से 300 के बीच चल रहा है तो सीधी सीधी बात 500 स्क्वायर किलोमीटर या 500 स्क्वायर मीटर या उससे बड़ा क्षेत्र में अगर कोई कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है उसको रोक दो। और दूसरी तरफ लोगों को जागरूक करो न्यूज़पेपर वगैरह के थ्रू, फटाफट FM के थ्रू, ये चीज है। अगर 301 से 400 चला जाता है तो भैया डीजल जनरेटर बंद करो फटाफट, ठीक है ना। और इस अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई है ना, इंश्योरिंग अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई टू डिस्करेज यूजेस ऑफ जनरेटर सेट, बंद करो जनरेटर। अगर 401 से 500 चल रहा है तो सीधा कह रहा है क्लोजर ऑफ ब्रिक क्लिंस एंड हॉट मिक्स प्लांट। पता है ये जो चिमनियां होती है ना जिसमें ईंट वीट बंद है, बंद करो इसको, है ना, इसको बंद करने की बात कर रहा है। और अगर सीवीआर प्लस हो गया भैया 4 व्हीलर डीजल लाइट मोटर व्हीकल विल नॉट बी अलाउ, क्लोजर ऑफ ऑल इंडस्ट्रीज इन NCR नॉट रनिंग ऑन फ्यूल्स अप्रूव्ड बाय CAQM। आप देख लीजिए हमारी दुर्दशा होती है कब, जब EQI लेवल 400 के ऊपर जाता है, 450 के ऊपर। 4 व्हीलर डीजल लाइट मोटर व्हीकल विल नॉट बी अलाउ, लाइट मतलब ये 4 पहिया या सब मान लो, ठीक है ना, सब बंद हो जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। हैवी व्हीकल जो 4 पहिया से ज्यादा होते हैं उनकी बात कर रहा हूं। ये देखो मैं इसी पर सफर करता हूं, और ये कुछ दिन के लिए नहीं लंबे समय के लिए रहते हैं। लेकिन जैसे ही बारिश होती है सारा पोल्यूशन खत्म, कंडीशन भैया काफी हद तक बेहतर हो जाती है। आप लोगों ने सुना होगा सारा ड्रामा शुरू होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपना ड्रामा करती है, स्टेट गवर्नमेंट अपना ड्रामा करती है, दिल्ली में सब ड्रामाबाजी शुरू हो जाता है। पर यहाँ सबसे बड़ी चीज होती है क्या, आम जनता की। सरकार कुछ नहीं कर सकती जब तक आम जनता इस पे सीरियस एक्शन नहीं लेता है या प्रतिबद्ध नहीं होता है। उनका यहाँ पर सीरियस होना ज्यादा जरूरी है। अब दिल्ली गवर्नमेंट कहती भाई हम ना कुछ ऐसे बैक्टीरिया बनाए हैं जिनको अगर हम इन स्टबल पे डाल दें दिल्ली और उसके अगल बगल के एरियाज में, तो भैया हमें ना ये इस तरह के जो स्टबल है ना, जो पेड़ पौधे बचे खुचे पार्ट होते हैं उनको जलाना नहीं पड़ेगा। तो ये कुछ बायोडिकम्पोजर कैप्सूल्स हैं जो IRI के वैज्ञानिकों ने बनाया है। तो ये भी थोड़ा न्यूज रहा है, मैंने कहा बता दो जो कि आपको जानना हो। और यहाँ ऐसा कहते हैं लगभग 15 से 20 दिन में जो बायोमासेस वगैरह होते हैं इनको ये डिकम्पोज कर देता। बहुत बढ़िया भाई, अगर डिकम्पोज कर देता है इट्स गुड। अब आपको लिए चलते हैं अगले इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट की तरफ, 1968 की तरफ। सुनो 1968 जो है ना, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। तो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, इसको ठीक से समझना, ठीक है। असल में इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट पे कई क्वेश्चन आए। एक आध बार तो मैं बच्चों से ये भी कहता हूं अगर मान लो कभी कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जो आपको समझ में नहीं आ रहा है किस एक्ट के अंदर आ रहा है, तो 99% वो ऑप्शन हो सकता है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट ही होना चाहिए, आप इसको लगा सकते हो। लेकिन सुनो, जब ऐसी कंडीशन है, जब आपको पता हो कि आपका सॉल्यूशन बिल्कुल नहीं होने वाला, ऐसे कंडीशन में इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 जो लाया जाता है। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के कुल 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं। पहला भाई जो एयर वाटर इन्वायरमेंट है, लैंड है, इसको सुरक्षित करो, रिकवर करो। दूसरा टू इनहिबिट द हैजार्ड्स टू ऑल लिविंग क्रिएचर्स, ठीक है, जो हैजार्ड्स हैं, जो ऑल लिविंग क्रिएटर्स को प्रॉब्लम कर रहे हैं उनको कंट्रोल करो। टू अपहोल्ड अ प्लीजेंट रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन बींग्स एंड देयर सराउंडिंग्स, ठीक है, तो अगल बगल के एनवायरमेंट और ह्यूमन के लिए एक अच्छा कंडीशन उपलब्ध करो। अब देखो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में क्या क्या है। पहला है दिस एक्ट ऑथराइज द गवर्नमेंट, क्या कह रहा है कि आप मेजर करो, आप प्रिकॉशंस अडॉप्ट करो, ठीक है ना, डिफरेंट तरह के जो पॉल्यूशंस की प्रॉब्लम्स हो रहे हैं उन चीजों को कंट्रोल करो। या कोई एक्सीडेंट या किसी तरह की चीज हो रही है ना, तो सेंट्रल गवर्नमेंट तुम्हारी जिम्मेदारी है उसको कंट्रोल करो। दूसरा सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देती है कि भैया पावर टू क्लोज या बैन या रेगुलेट एनी इंडस्ट्री ऑफ इट्स ऑपरेशंस, इंडस्ट्री आपको दे रही है ना रेगुलेशन का। तीसरा ये पावर देती है फ्लॉप्स, एनी पर्सन हु फ्लॉप्स, मतलब जो आदमी इसको पूरा नहीं कर रहा है, जो पैरामीटर फॉलो नहीं कर रहा है ना, या कंट्रावेंस एनी प्रोविजंस, है ना, punishable with the custody for the term exceeding up to 5 years या fine up to 1 lakh rupees are both।
और तीसरा, अगर लगातार उसके बाद भी अगर आप कोई इंडस्ट्री वगैरह नहीं मैनेज कर रहे हैं, उसका इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी वगैरह जो काम है EIA नहीं फॉलो कर रहे हैं, जो प्रॉपर नॉर्म से इंडस्ट्री को रेगुलेट करने चलाने के लिए जो पोल्यूशन चाहिए नहीं फॉलो कर रहे हैं, तो आपको ये फाइन देना होगा। और स्टिल अगर वो चीज कंटिन्यू रख रहे हैं तो हर दिन आपको 5,000 रुपए फाइन देना होगा, आपकी अगर इंडस्ट्री उसके बावजूद चल रही है तो। तीसरा, ये एक्ट ऑथराइज करता है ऑफिसर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट को किसी जगह पर जाकर उसको एग्जामिन करने में। ठीक है, तो इंडस्ट्रीज लेवल पे अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो यहां पर पूरा का पूरा इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 कैसे काम करता है देखना, याद रखना 1 लाख रुपीज फाइन या फिर 5 साल जेल, ये दोनों चीजें दी जाती हैं। कस्टडी वगैरह में पनिशेबल है और या फिर दोनों, और यहां पर 5,000 रुपए पर डे अगर आप फिर भी वो चीज नहीं कर रहे हैं तो। इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन जो है वो भी इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 ही डिक्लेयर करता है। ये क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा हुआ है, ESZ डिक्लेयर कौन करता है भैया? ESZ जो होता है इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन, ये भी इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर ही डिक्लेयर होता है। यहाँ देखो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आता है। ये कहता है सुप्रीम कोर्ट कि देखो जो यूनियन मिनिस्ट्री है ना, इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री है ना, वो सुप्रीम कोर्ट मतलब यूनियन इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री को कहती है MOEFCC को, भाई देखो ऐसा है 10 किलोमीटर का एरिया है, कुल 21 नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को जो मैं बता रहा हूं, उसके बगल का 10 किलोमीटर एरिया जो होगा वो इको सेंसिटिव जोन है, वहां पर किसी तरह की गतिविधि नहीं करनी है। ठीक है, इको सेंसिटिव जोन है, वहां पर किसी भी तरह की एक्टिविटीज नहीं करनी है। अब कौन कौन सी एक्टिविटीज है जो इको सेंसिटिव जोन में प्रोहिबिटेड है, जो रुकी हुई है? पहला, क्या प्रोहिबिटेड है? कमर्शियल माइनिंग नहीं करनी है। दूसरा, सॉमिल्स वगैरह जो सेटिंग है नहीं करना है। इंडस्ट्रीज कॉजिंग द पोल्यूशंस, कमर्शियल यूज ऑफ फायरवुड, मेजर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और टूरिज्म एक्टिविटीज नहीं करनी है इको सेंसिटिव जोन में, पहला। दूसरा, रेगुलेट क्या करना है? ट्रीज की कटिंग नहीं होनी है। दूसरा, ड्रास्टिक चेंजेस एग्रीकल्चर सिस्टम में नहीं करना है। तीसरा, कॉमर्शियल यूज ऑफ नेचुरल वाटर रिसोर्सेज नहीं करना है। अच्छा, परमिटेड क्या है, क्या क्या चीजें कर सकते हैं भैया? एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर प्रैक्टिस कर सकते हैं जो लोकल कम्युनिटीज के द्वारा होती है, वहां के लोग अपने जीविकोपार्जन के लिए करते हैं। दूसरा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करो, ऑर्गेनिक फार्मिंग करो, एडॉप्टेशन ऑफ ग्रीन टेक्नोलॉजी करो और यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज करो, जिससे ना तो इन्वायरमेंट और ना तो हेल्थ को यानी कोई नुकसान नहीं होने वाला, ये पूरी तरह से सस्टेनेबल नेचर के होते हैं। ये भी समझ में आ रहा है? और आगे बढ़ो। अच्छा, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, जब आप में से काफी लोगों ने मेरा साइंस एंड टेक का लेक्चर सुना होगा, वहां मैंने आपको GSE के बारे में बताया होगा। और जब आप बायोटेक का लेक्चर पढ़ते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, तो मैंने कहा था ये कमेटी है जो MOEF और CC है ना, इसके ऊपर की बॉडी होती है। ठीक है, और ये जो कमेटी है ये भी इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर ही सेटअप की गई है। ये कमेटी भी इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर ही सेटअप की गई। इसका मेन काम ये होता है कि जो हैजार्डस केमिकल्स हैं, है ना, जो खतरनाक केमिकल्स हैं, ठीक है ना, या जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं या फिर जेनेटिकली इंजीनियर अगर ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमारे देश में ले जाकर यूज किए जा रहे हैं, उनका पूरा का पूरा स्क्रूटनी करेगा, उनकी पूरी चेकिंग करेगा और चेकिंग करने के बाद ये सारे के सारे रिपोर्ट लाएगा और फिर इसी के बाद जाकर सारा का सारा डिसीजन लिया। अब भाई ऐसा हो सकता है, मान लो कोई केमिकल भारत में यूज हो रहा है, उसका नुकसान हो जाए, कोई बैक्टीरिया उठीरिया है या कोई जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट है, उसको हम भारत में ला रहे हैं, पता चला भारत के जो नेटिव पौधे हैं सब बर्बाद हो रहे हैं, यहाँ के सारे प्लांट इंपोर्टेंट हो रहे हैं, उनकी फर्टिलिटी खत्म हो रही है, सारा खराब हो रहा है, इंपॉर्टेंट इंसेक्ट्स मर जा रहे हैं, वही प्रॉब्लम विद जेनेटिकली मॉडिफाइड। तो ये क्या करेगा, उसको चेक करेगा, उसके बाद ही अलाउ करेगा। ठीक है, तो ये भी जो है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर। ये क्वेश्चन यूपीएससी के प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है। और सुनो, ये क्वेश्चन 2 टाइम्स प्रीलिम्स में आ चुका है। अब इसको बायोटेक बोलो या इसको एनवायरमेंट बोलो, इट इज अ इंटर डिसिप्लिनरी टॉपिक, ये दोनों के साथ जुड़ा हुआ है। एक चीज और बताता हूं, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर ही सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी भी सेटअप की गई है। ठीक है, तो सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी भी जो फॉर्म हुई है, इट इज ऑल्सो फॉर्म्ड अंडर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। इसका काम क्या है? इसका काम यह है कि इंडिया इज द लार्जेस्ट एरिया अंडर द ग्राउंड वाटर इरिगेशन इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो मतलब जमीन के नीचे का पानी निकालकर हम ऊपर लाते हैं, फिर खेतों की सिंचाई कर रहे हैं, और दुनिया में ये काम करने वाले कंट्रीज में हम नंबर 1 पर होते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं ग्राउंड वाटर इरिगेशन। आप समझ रहे हैं ना, ट्यूबवेल लगाया जाता है, जमीन के नीचे से पानी लिया जाता है, तो उसको ले जाकर फिर खेतों में डालते हैं, तो उस एरिया में हम नंबर 1 है। तो सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी, तो यहाँ ये कहा जा रहा है भाई ऐसा है, जब जमीन के नीचे का वाटर टेबल वाला जब पानी लेके आ रहे हो तो नीचे का पानी और नीचे चला जा रहा है, तो क्यों ना ऐसे किया जाए कि वाटर जो है ना नीचे वाटर टेबल, उसको रिचार्ज किया जाए, जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग किया जाए।
ठीक है, ये पूरा का पूरा सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी इसी काम के लिए लाया गया है। अब देखो, इट प्लेज अ प्रोएक्टिव रोल इन क्रिएटिंग द अवेयरनेस, आर्टिफिशियल रिचार्ज ग्राउंड वाटर का किया जाए लगातार, साथ साथ रेन वाटर हार्वेस्टिंग किया जाए, और इस तरीके से हम कोशिश करें कि जो ग्राउंड वाटर है जो डिप्लीट हो रहा है, हमारे देश का अपना जो संसाधन है वो खत्म ना होने पाए। इसको कंट्रोल करने के लिए एक्चुअल में, इसको मैनेज करने के लिए एक्चुअल में सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी है, जो लाया गया है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंतर्गत। और आगे चलते हैं, इधर देखो, अब हम चलते हैं पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991। पता है इस एक्ट को लाने के पीछे कारण क्या था? इस एक्ट को लाने के पीछे कारण था भोपाल गैस ट्रेजेडी। जो भोपाल गैस ट्रेजेडी 2-3 दिसंबर मिडनाइट 1984 को होता है, तब तक इस तरह का कोई एक्ट था ही नहीं। मतलब अगर मान लो इस तरह के कोई हादसा हो जाता है तो किस तरीके से जिन लोगों के परिवार में लोगों की डेथ हो रही है या नुकसान हो रहा है, उनको किस तरीके से फैसिलिटी दी जाएगी, कंपनसेशन दिया जाएगा, इस तरह का कोई प्रोविजन था ही नहीं। ठीक है, तो उस इंसिडेंस के बाद जाकर इसके बारे में बात होती है। तो एक तरह से ये कंपनसेशन है, जो विक्टिम्स, जो एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, जिनकी जान जाती है, कुछ फिजिकली डिसेबल हो जाते हैं, वहां पर उनको, है ना, जो एक तरह से हैंडलिंग या एनी काइंड ऑफ हैजार्डस सब्सटेंस के एक्सपोजर में आकर प्रॉब्लम होती है, उनको दिया जाने वाला एक कंपनसेशन है। ठीक है, इसमें फीचर्स क्या है, इसको लाने के पीछे कारण क्या था? जो भोपाल गैस लीक हुआ था ना, उसमें जो यूनियन कार्बाइड लिमिटेड में जो पेस्टिसाइड मिथाइल एसोसाइनेट का लीकेज हुआ था, उसकी वजह से लगभग एज अ डिमाइस ऑफ द ओवर 3000 पर्संस एंड सीवियर इंजरीज अ लार्ज नंबर ऑफ अदर पीपल सफर। उस तरह के हादसे दोबारा अगर होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं, पहले तो हम होने नहीं देंगे, और अगर होता है तो एक तरह से कंपनसेशन लाने की बात हुई। इस पूरे के पूरे पीआईएल जो एक्ट है ना, पीएलआई में, इसमें एक्चुअल में इन्वायरमेंटल रिलीफ फंड की बात हुई है। ये एक्ट, इसका मुख्य इंपॉर्टेंट यही है, इन्वायरमेंटल रिलीफ फंड किसके अंदर लाया गया? तो याद रखना, इसी एक्ट के अंदर लाया गया। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना। अब बात होती है इन्वायरमेंटल रिलीफ फंड क्या होता है। देखो, जिस कंपनी के अंदर, ठीक है, ये इंप्लाइज काम करता है, वो कंपनी हर साल उनका एक इंश्योरेंस कवर लेगी, और वो इंश्योरेंस कवर जो होगा इन्वायरमेंटल रिलीफ फंड के नाम से जाना जाएगा। अब देखो, this environmental relief fund is what this act establishes an environmental relief fund. ये क्या करेगा? Promised by all such users promise to deposit an equal quantity of the yearly premium amount of such insurance policies. अब मेरे ख्याल से आप समझ चुके हो कहना क्या चाहता हूं। और ये PLI इंश्योरेंस पॉलिसी जो कि डिपॉजिट की जाएगी, वो इन्वायरमेंटल रिलीफ फंड के नाम से दिया जाएगा, और ये इंडस्ट्रीज को, है ना, प्रॉमिस, ये शर्त है, आपको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, यानी जो चीजें पहले नहीं थी, और सही बात है भाई, गलतियों से ही हम सीखते हैं। ठीक है ना, गलतियों से ही हम सीखते हैं। तो कुछ गलतियां हुई थी, उसको सीख, यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज है, इन्वायरमेंटल रिलीफ फंड, एवरीबॉडी रिमेंबर। अब हम आपको लिए चलते हैं नॉइज पोल्यूशन रेगुलेशन एंड कंट्रोल रूल 2000। ठीक है, देखो यहां पर आप लोग की जिम्मेदारी है, जब आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनेंगे ना, तो कहीं किसी हॉस्पिटल, कहीं किसी स्कूल, कहीं किसी कोर्ट के अगल बगल जो आवाज तेजी से, रिहायशी इलाके में 10 बजे के बाद, 10:30 के बाद जो तेज तेज से आवाज बजाकर अब दीदी की शादी, भैया की शादी में नाच रहे हो ना, ये सब पनिशेबल है। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब आपको फायर कर देंगे, अरेस्ट वरेस्ट कर लेंगे, आप इस एक्ट का वायलेशन कर रहे हो, ध्यान रखिएगा। अब मैंने आपको समझा दिया एक्चुअल में जो एक्ट है वो है क्या। ठीक है, तो एक्ट इज व्हाट? द नॉइज पोल्यूशन रेगुलेशन एंड कंट्रोल रूल्स 2000। बैकग्राउंड मैंने आपको दे दिया। देखो, ऑब्जेक्टिव नॉइज पोल्यूशन इसका क्या है, आप अच्छी तरह समझ रहे हैं भैया, एक तरह से एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड को बनाकर नॉइज को एयर क्वालिटी के अंदर रखा गया। ध्यान रखना, स्टेट गवर्नमेंट ही क्लासीफाई करेगा किसी पर्टिकुलर एरिया को कि वो साइलेंट जोन होगा या किस तरह का एरिया होगा। देखो यहां बोला गया किसी हॉस्पिटल्स, किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और कोर्ट्स के अगल बगल नॉट लेस देन 100 मीटर, है ना, इस तरह की कोई भी एक्टिविटीज नहीं करनी है जहां पर डिस्टर्बेंस जोन हो, मतलब 100 मीटर से दूर ही ले जाए। और यहां तक कि जो सामियाना और स्पीकर वगैरह जो कम्युनिटी हॉल्स वगैरह में करते हैं, वो रात को 10 बजे से और सुबह के 6 बजे तक बिल्कुल बंद रखना है। मतलब उस, अब एक काम करो, मोबाइल पे बजा लो, और वो मोटा वाला जो आवाज वाला है ना, साउंड, उसको बंद कर दो, और बैठ के कमरा बंद करके उसी में 2-4 भाई बहन अपना डांस वांस कर लो। ठीक है, भैया की शादी है तो हम क्या करें। ठीक है, आपको ये ध्यान देना है, ठीक है, आपको ये ध्यान देना है कि आप एंजॉय कीजिए, पर दूसरे को परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब हम आपको लिए चलते हैं बच्चों, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशन फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट 2000। बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्ट है। ठीक है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्ट है। इसमें क्या प्रोविजंस हैं मैं आपको जरा समझाता हूं, सुनते चलो। ठीक है, असल में यही वो एक्ट है जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को, आदिवासी लोगों को, उन क्षेत्र का जहां वो रहते हैं
उनका राइट देता है, उनको उस जगह का हक देता है। और यही है भारत में पहला जो ग्रुप है जिनको राइट्स दिया गया, वो बगास है, जो मध्य प्रदेश और उत्तर छत्तीसगढ़ वगैरह एरिया में जो फॉरेस्ट पर ही झूम कल्टीवेशन, शिफ्टिंग कल्टीवेशन पे डिपेंडेंट होते हैं। पहली बार किसी ग्रुप को अगर ये राइट दिया गया तो बगास है, उस पर भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है। फिलहाल फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए कुछ और भी एक्ट्स हैं जिसका यहां से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी यहां पे जैसे लिख दिया गया है, जैसे ये देखो, पहला इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 जो इंपावर करता है गवर्नमेंट को टू स्टेट एनी एरियाज टू बी अ रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और विलेज फॉरेस्ट। ठीक है, किसी भी जगह को आप उसको प्रोटेक्टेड एरियाज के अंदर रख सकते हैं। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन इन 1972 क्या पावर देता है कि भाई ऐसा है, कोई भी प्रोटेक्टेड एरिया से नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टाइगर रिजर्व, कम्युनिटी कंजर्वेशन एरियाज, इसको प्रोटेक्शन करने का राइट देता है। फिलहाल हम चलते हैं जो हम अपना एक्ट पढ़ रहे हैं, शेड्यूल ट्राइब वाला। देखो यहां पर एक्चुअल में क्या होता है, अगर मान लो किसी एरिया को लेकर कोई विवाद होता है, ठीक है, तो वहां पर उसको सेटल किया जाएगा, एक फॉरेस्ट सेटलमेंट ऑफिसर होगा, उसके द्वारा सेटल किया जाएगा। और फॉरेस्ट डेवलपर जो फॉरेस्ट सेटलमेंट ऑफिसर होगा वो वहां के जो लोगों पर, वहां की जमीन पर जो राइट्स हैं उसको चेक करेगा। भाई सही बात है, कोई ग्रुप, कोई कम्युनिटी, कोई आदिवासी, कोई शेड्यूल्ड ट्राइब्स किसी एरिया में कई जनरेशन से रह रहा है, तो ये चेक करेगा कि भैया सच में वो जगह उनके लिए है या नहीं है, उनके कुछ पैरामीटर्स हैं, उसके हिसाब से यहाँ पर चीजें फॉलो की जाएंगी। अब देखो ये एक्ट प्रोवाइड करता है ग्रांट ऑफ लैंड टू द फॉरेस्ट ड्वेलर्स। जो ग्रांट ऑफ लैंड जो जगह पर रहता है फॉरेस्ट में, उनको जो वहां पर इंसिटू रह रहा है, इंसिटू का मतलब शुरू से रह रहा है, ऐसा नहीं कि किसी एरिया में आया हुआ है, इंसिटू का मतलब जो जहां रह रहा है उसको उस जगह का राइट। और वो भी ऐसा नहीं कि अभी आया हो, फिर मैं कह रहा हूं एक अच्छा खासा एरिया है जो वहां पर रह रहा है। और सुनो, यहां पर जो होल्डिंग दिया जाता है ना, बट नॉट एक्सीडिंग 4 हेक्टेयर, मतलब आपको 4 हेक्टेयर तक की एरिया का ही राइट मिलेगा। ऐसा नहीं कि आपने बहुत सारा हेक्टेयर पूरा जंगल को ही अपना बना रखा है और कई जनरेशन से सिर्फ 4 हेक्टेयर तक ही कि उस जगह के एरिया को आप लेकर अपने जीविकोपार्जन के लिए खर्च कर सकते हैं, बट डज नॉट मीन कि यू गो एंड एक्सप्लॉइट देम, सस्टेनेबल यूज के लिए, है ना। अच्छा, यहां पर शेड्यूल टाइप्स अदर ट्रेडिशनल ड्वेलर्स हैं। यहां पर ये बोला गया भैया रिसाइडिंग ऑन डिपेंड ऑन द फॉरेस्ट लैंड, 3 जनरेशन से रह रहे हैं, एटलीस्ट 75 साल वहां होना चाहिए, ठीक है ना। 3 जनरेशन या 75 साल, ये कुछ पैरामीटर्स बनाए गए, तब डिसाइड होगा कि आप उस जगह के हैं, मालिक हैं या नहीं। अच्छा, ये राइट्स आपको, ये राइट आपको कोई और राइट्स भी देता है, जैसे टाइटल राइट्स, यूज राइट्स, रिलीफ एंड डेवलपमेंट राइट्स, फॉरेस्ट मैनेजमेंट राइट्स, इस तरह के राइट्स के नाम से भी इस राइट्स को बोला जाता है। अब देखो यहां थोड़ा समझना, यहां थोड़ा सा अलर्ट होना है, ठीक है। देखो बच्चों, फॉरेस्ट लैंड एलोकेशन राइट्स फॉर द ग्रोथ पर्पसेस, ठीक है, आप किसी को देते हैं। दूसरा, इस राइट्स के अंदर जो एफआरए फॉरेस्ट राइट एक्ट है, क्या क्या क्राइटेरिया है। पहला कि जो एरिया है वहां पर शेड्यूल्ड ट्राइब होने चाहिए, आदिवासी लोग होने चाहिए, पहली चीज। दूसरा, जो प्राइमरी रेजिडेंट इन द फॉरेस्ट आर लैंड बिफोर दिसंबर 2005, ठीक है ना, तो दिसंबर 2005 के पहले चीजें कंफर्म होनी चाहिए। तीसरा, डिपेंडेंट ऑन द फॉरेस्ट ऑफ फॉरेस्ट लैंड फॉर लिवलीहुड नीड्स क्राइटेरिया फॉर अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डेवलपर्स, ओएफटीबी कहते हैं ना, ओटीएफडी कहते हैं, है ना, इसको देख लेना, अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स टू क्लेम राइट अंडर एफआरएआर, है ना। इस एफआरए के अंदर जो लोग क्लेम कर रहे हैं उनके लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, देखो 2 है। पहला, उस जगह पर फॉरेस्ट में 3 जनरेशन से रह रहे हो, ठीक है, और इसका इंफॉर्मेशन 2005 के पहले से हो, है ना, ठीक है, मतलब उसका एक टारगेट 2005 बोला गया, 2005 तक उनकी 3 जनरेशन पूरी हो गई है, ठीक है। और तीसरा, वो उस जंगल पर लिवलीहुड के लिए डिपेंडेंट है, अगर वहां से उनको हटाया जाता है तो भैया उनकी जान जा सकती है। ये कुछ पैरामीटर्स हैं, ध्यान रखना भाई, ये बड़ा अच्छा इंफॉर्मेशन है, और दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके पेपर में पूछेगा यूपीएससी। अच्छा, अब बात होती है हम किसी एरिया को राइट देने के लिए वहां पर किन किन शर्तों से होकर गुजरते हैं। तो सबसे पहले भाई ग्राम सभा या विलेज असेंबली, है ना, एक रेजोल्यूशन पास करेगी कि ये एरिया है जहां पर लोग डिपेंडेंट होते हैं, पहली चीज। उसके बाद ये जो रेजोल्यूशन पास होगा ना, इस रेजोल्यूशन को एक्सेप्ट करके कहां ले जाया जाएगा, इसको ले जाया जाएगा सब डिवीजन लेवल पे, तालुका लेवल पे, वहां पर वो चेक करेंगे, और तालुका लेवल के बाद इसको ले जाएंगे कहां, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। और जब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोई जगह जो होगी निर्धारित हो जाएगी, हाँ ये जगह है जहां पर वहां के जो लोग हैं शेड्यूल्ड ट्राइब्स वाले, वो 3 जनरेशन या 75 साल या जीविकोपार्जन के लिए रह रहे हैं, अब उसके बेसिस पर वहां पर 3 गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होंगे जो अपॉइंट किए जाएंगे एक स्क्रीनिंग कमेटी के अंतर्गत। अब ये ऑफिशियल वहां पे सच में निर्णय लेंगे कि वो एरिया उनका होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अब ये जो ऑफिशियल होंगे फॉरेस्ट, रेवेन्यू और ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट से होंगे, ठीक है ना। और इसके अलावा 3 इलेक्टेड मेंबर होंगे वहां पर, जो वहां के लोकल बॉडी से किए जाएंगे, ठीक है।
अच्छा, इसका पूरा नोडल एजेंसी कौन है, ठीक है, जो इसके लिए पूरा काम कर रहा है? तो फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 इंप्लीमेंटेशन इज द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। तो किसी पर्टिकुलर एरिया को, है ना, निर्धारित करने का पूरा जो पावर है वो MOTA के पास है, भी ध्यान रखना, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। यानी इतनी चीजें होने के बाद मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर उसको ठप्पा लगा देता है कि भाई ये जो जगह है ये आपका राइट्स है, जो शेड्यूल ट्राइब्स को उस जगह का राइट्स दिया जा रहा है, ठीक है। अब यहां पर कुछ चीजें और बता दूं, ठीक है। It only acknowledges the initial right which have already been inherited by the concerned eligible people in national park and sanctuaries and protect the forest development visiting। इसमें बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, ये कोई एरिया नेशनल पार्क सेंचुरीज वगैरह भी हो सकता है, गॉट इट, उन जगहों के लिए भी हो सकता है। अच्छा, यहां पर एक चीज और बात करेंगे, क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट। देखो, क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ जो हैबिटेट है ना, ये एक फ्रेज है जो एक्चुअल में इसी एक्ट के अंदर लाया गया। इस पर भी यूपीएससी ने क्वेश्चन, यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा जा चुका IAS के एग्जाम में। क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट जो फ्रेज है वो इसी के अंदर डिफाइन किया गया है शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डेवलपर एक्ट 2006 के अंदर। इसकी पूरी की पूरी जो जिम्मेदारी है वो मोटा की है। मोटा का मतलब मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ऑफिशियली डिसाइड एंड डिक्लेयर हैबिटेट राइट किसी पर्टिकुलर ग्रुप को देता है, ठीक है। मैंने अभी आपको बोला था बेगास, ये है बेगास जिसको पहली बार किसी ट्राइबल ग्रुप को राइट दिया गया किसी पर्टिकुलर लैंड का, ठीक है। इंडिया की पहली कम्युनिटी है जिसको हैबिटेट राइट मिला है। ध्यान रखना, मध्य प्रदेश डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैज रिकॉग्नाइज्ड, द गवर्नमेंट ऑफ द मध्य प्रदेश या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैज रिकॉग्नाइज्ड द हैबिटेट राइट, सो द डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी हैव एजुकेट द राइट्स वेयर एज द ट्राइबल मिनिस्ट्री ओनली इश्यूज द गाइडलाइंस। और ये देखो, ये कौन है? ये पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है बेगास, जो इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से रिलाई मोस्टली ऑन शिफ्टिंग कल्टीवेशन, फॉरेस्ट प्रोडक्शन, फिशिंग फॉर द सस्टेनेंस, स्प्रेड ओवर द फॉरेस्टेड एरियाज ऑफ मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। इनको पहली बार राइट दिया गया, और सुनो जरूरी भी है क्योंकि इनकी जिंदगी है जो जंगलों से चल रही है, ठीक है। तो ये पहली बार बेगास है जिसको इस तरह का राइट दिया गया, ये ध्यान रखना, ठीक है। दिस इज द इंपॉर्टेंट वन। और बेगास पे वैसे भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब हम चलते हैं एक और टॉपिक पर जिसका नाम है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। देखो, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को लाया गया 2010 में। एनजीटी पर शायद यूपीएससी में अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा, या शायद मेरे ख्याल से एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, आई एम नॉट वेरी श्योर, थोड़ा मैं कंफ्यूज हूं एनजीटी को लेकर। ओके, थोड़ा सा एनजीटी को लेकर आई एम लिटिल बिट कंफ्यूज। क्वेश्चन आया है या नहीं आया, कोई बात नहीं, उसके आया ना आने से क्या मतलब है, हमें पढ़ना तो है। ओके, अब जरा समझो, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक तरह से एक स्पेशलाइज्ड बॉडी है, ठीक है, जिसका मेन काम यही होता है कि एक तरह से जो भी इश्यूज होते हैं इन्वायरमेंट वगैरह से जुड़े हुए, उसका तेजी से डिस्पोजल किया जाए, और एक लिमिट समय के अंदर जल्दी से जल्दी डिस्पोजल करता है। और ये जो डिस्पोजल ऑफ केस होता है वो एक्चुअल में इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन से जुड़ा होता है, जो कि किसी वन यानी जंगल और या तो नेचुरल रिसोर्स से जुड़ा होता है, ठीक है। तो फॉरेस्ट और नेचुरल रिसोर्सेज से जुड़े कोई इशू या विवाद होते हैं, उसका ये फटाफट निपटान करता है। और भारत दुनिया में तीसरा ऐसा कंट्री बना जिसने इस तरह के ट्रिब्यूनल को सेटअप किया है आफ्टर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ठीक है ना। एंड द फर्स्ट और डेवलपिंग कंट्रीज में भारत पहला ऐसा कंट्री बना है जिसने इस तरह के ट्रिब्यूनल को सेटअप किया है। ओवरऑल दुनिया में तीसरा ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के बाद, और डेवलपिंग कंट्री में विकासशील राष्ट्रों में हम नंबर 1 पर हैं। करता क्या असल में, डिस्पोजल ऑफ एप्लीकेशंस या अपील फाइनली विद इन द 6 मंथ ऑफ फाइलिंग ऑफ द सेम। मैं आपको बताता हूं, मैं गोरखपुर में रहता हूं और मैं एक घर लेना सोच रहा था, है ना, एकदम रामगढ़ ताल के बगल में। तो रामगढ़ ताल के बगल में करीब 100 मीटर तक का एरिया जो होता है वो एनजीटी के उसमें आ जाता है, और कहते हैं भैया यहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी एक्टिविटी नहीं करनी। बाद में उसको घटाकर उसको और कम कर दिया जाता है, पहले तो कुछ मीटर तक बोलते हैं और ज्यादा ही। तो ये क्या है, ये एनजीटी के नाम से, और वो पता है 6 महीने के अंदर डिस्पोज कर देते हैं। नहीं चलिए, सेंसिटिव एरिया नहीं, यहाँ पे दिक्कत नहीं, आप लोग कर सकते हैं, घर रहायशी जगह बना सकते हैं, रहने के लिए ले सकते हैं। तो एनजीटी मुझे और क्लियर हुआ, देखो एनजीटी का नियम है, और मैं देखो मैं क्लास में पढ़ाता हूँ, ठीक है। इस तरह की चीजें हो सकती हैं, ठीक है। तो फाइनली 6 मंथ के अंदर आपको फाइलिंग ऑफ द सेम के अंदर डिस्पोजल कर दिया जाता है। एनजीटी के कुल 5 सिटिंग्स होते हैं, है ना, और मेन जो है वो आपका दिल्ली में ही होता है, इज अ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ सिटिंग। इसके अलावा भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई है जिसके सिटिंग एनजीटी के जो केसेस होते हैं वो यहीं से डिस्पोज होते हैं। एनजीटी का अगर हम स्ट्रक्चर देखें इसमें संरचना में, तो ट्रिब्यूनल में एक चेयरपर्सन होता है जो जुडिशियल मेंबर्स और एक्सपर्ट मेंबर्स, है ना। ट्रिब्यूनल कंप्राइजेस चेयरपर्सन, द जुडिशियल मेंबर एंड एक्सपर्ट मेंबर्स, ठीक है। पहला चेयरपर्सन होगा जो जुडिशियल मेंबर एक्सपर्ट मेंबर होगा। दूसरा
इट शैल होल्ड द ऑफिस ऑफ टर्म ऑफ 5 years, ठीक है, और नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। एक बार हो गया, दोबारा अपॉइंटमेंट नहीं हो सकते। चेयरपर्सन जो अपॉइंटमेंट होगा वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सरकार से डिस्कशन करने के बाद ही करेगा कि हु विल बी द चेयरपर्सन ऑफ एनजीटी। दूसरी चीज, ठीक है। तीसरी चीज ये है कि यहां पर लगभग मिनिमम 10 और मैक्सिमम 20 मेंबर होते हैं। एनजीटी में मिनिमम 10 और मैक्सिमम 20 मेंबर होते हैं, ठीक है, फुल टाइम जुडिशियल मेंबर एंड एक्सपर्ट मेंबर्स इन द ट्रिब्यूनल, ठीक है। तो देयर आर एटलीस्ट 10 एंड मैक्सिमम 20 है ना मेंबर होते हैं। ये कहीं कहीं 25 में लिखा गया, पर इसमें फिलहाल ये चीज आपको बताऊं तो ये पॉलिटी में भी आती है एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। देखो जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है इसमें है क्या, 2010 में लाया गया, ठीक है, स्पेशल ट्रिब्यूनल है, स्पीडी डिस्पोजल के लिए किसी केस को जल्दी से एनवायरमेंट इश्यूज से जुड़ा हुआ है, जल्दी समाप्त किया जाए। और वैसे भी बताऊं तो हेल्दी एटमॉस्फेयर एक प्रॉमिस है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि आर्टिकल 21 में भी है, रेटिफाइड अंडर इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन आर्टिकल 21 विच प्रॉमिसेस। एक बार ये कंफर्म कर लेना, थोड़ा मैं डाउट में हूं लिटरली आर्टिकल 21 में है कि नहीं है। हेल्दी एटमॉस्फेयर वगैरह की बात को लेकर भी कहा गया है, ठीक है। अब देखो, अब जैसे बहुत सारे ऐसे एक्ट्स वगैरह हैं, अथॉरिटीज हैं जिनसे जुड़े कोई अगर डिस्प्यूट्स होते हैं, उन सबका डिस्प्यूट कुल 7 है, अभी मैं 7 की लिस्ट दिखाता हूं, एनजीटी के पास जाता है उसके निपटान के लिए। कौन कौन सी अथॉरिटीज से जुड़े हैं अभी आपको आगे बताता हूं। अच्छा एक चीज और देखो, ये जो डिसीजन देता है ना ट्रिब्यूनल, वो एक तरह का सिविल कोर्ट की तरह होता है, ये कोई पनिशमेंट वाला नहीं होता है, ठीक, क्रिमिनल कोर्ट की तरह यहाँ पे पनिशमेंट आपको नहीं मिलता है, ठीक है। दूसरी चीज, डिस्प्यूट लिंक टू द एनवायरमेंट कैन बी फाइल्ड विद इन द 6 months ओनली व्हेन द फर्स्ट टाइम डिस्प्यूट असेंडेड, ठीक है। तो जिस दिन डिस्प्यूट शुरू हुआ है उससे लेकर 6 महीने के अंदर तक आप कोई भी इश्यूज पर जाकर यहां पर एनजीटी के पास उसका निपटान ले सकते हैं, ठीक है, 6 महीने के अंदर। अब ये देखो किन किन एक्ट के अंदर होने वाले जो डिस्प्यूट्स हैं या प्रॉब्लम्स हैं जिनको हम एनजीटी के पास जाकर डिस्कशन कर सकते हैं। तो कुल 7 ऐसे एक्ट्स हैं जहां पर अपीलेट अथॉरिटी के पास हम जा सकते हैं डिसीजन लेने के लिए। कौन कौन से, ये ध्यान रखना, ये 7 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, 1 2 3 4 करके। वाटर प्रिवेंशन कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट 1974, वाटर प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन सेस एक्ट 1977, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, एयर प्रिवेंशन कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट 1981, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991 और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। दिस एक्ट अपील एज अ सिविल कोर्ट, सिविल केसेस मैंने बोला ये बिल्कुल भी क्रिमिनल ऑफेंसेस यहां पर नहीं है। एक बात और बता दूं, किसी पर्सन को कोई अवार्ड दिया गया, कोई पनिशमेंट या कुछ भी दिया गया, ठीक है, तो जब तक ट्रिब्यूनल में है ना सुप्रीम कोर्ट विद इन 90 days ऑफ द बिगिनिंग ऑफ द अवार्ड, किसी भी तरह का कोई पनिशमेंट वगैरह जो शुरू होने वाला उसके 90 दिन के अंदर आप वहां पर ले जाकर सुप्रीम कोर्ट में उसको आप सीधा फाइल कर सकते हो उस केस को। तो आप सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज कर सकते हैं एनजीटी को, ठीक है ना। तो ये ध्यान देना, एनजीटी ने अगर कोई डिसीजन लिया है तो उसको आप देखो, लिखा भी है, एनी पर्सन डिस्ट्रेस्ड बाय एन अवार्ड डिसीजन और ऑर्डर ऑफ द ट्रिब्यूनल में डिमांड टू द सुप्रीम कोर्ट विद इन 90 days ऑफ बिगिनिंग ऑफ द अवार्ड, बट सुप्रीम कोर्ट कैन एंटरटेन अपील इवन आफ्टर 90 days ऑफ अपीलेट, प्लीज सुप्रीम कोर्ट बाय गिविंग द सफिशिएंट रीजंस। तो आपको सुप्रीम कोर्ट को सफिशिएंट रीजन देना होगा। तो 90 days के अंदर और कुछ इमरजेंसी कंडीशन में 90 days के बाद भी सुप्रीम कोर्ट में ये चीज फाइल हो सकती है। ये देखो कुछ डायरेक्शंस हैं जो एनजीटी के आए हैं। अब कौन कौन से एनजीटी के डायरेक्शंस हैं एक बार देखो। यमुना कंजर्वेशन जोन 25 अप्रैल 2014। असल में क्या है, जो यमुना जो दिल्ली वाला जो रिवर है ना, वो भी बड़ा सेंसिटिव एरिया है, तो उस एरिया में कोई एक्टिविटी नहीं करनी है। गवर्नमेंट टू डिक्लेयर 52 किलोमीटर स्ट्रेच ऑफ द यमुना इन दिल्ली एंड उत्तर प्रदेश एज अ कंजर्वेशन जोन, एक्टिविटी नहीं करनी है, एनजीटी के अंदर है। दूसरा, कोल ब्लॉक्स इन छत्तीसगढ़ एंड फॉरेस्ट, वहां पे एक्टिविटीज को रोका गया है क्योंकि वहां पर कोल माइंस करने से उस एरिया में भी एनवायरमेंट का काफी नुकसान हो रहा है। तीसरा, बैन ऑन डिकेड ओल्ड डीजल व्हीकल एट दिल्ली एनसीआर। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि BS4 वाला डीजल और BS3 वाला पेट्रोल मैं कितना परेशान होता हूं, ये भी आपको देखो, ये चीजें एनजीटी के नियम के अंतर्गत भी हैं। बैन ऑन इलीगल माइनिंग है ना, इलीगल सैंड माइनिंग जिन जिन स्टेट में होता है उसको भी पूरी तरह से बंद कर दिया 2013 से। एंड बैन ऑन द वेस्ट बर्निंग इन द ओपन आप नहीं कर सकते, अभी 2015 से आया। दिल्ली में आपको बताऊं फाइन्स भी लगते हैं 5-5 हजार रुपए, और उसकी तो यहां तक है कि उसकी फोटो लेकर एप्लीकेशन पे अपलोड कर दो, जिस जगह की फोटो है ना वो एप्लीकेशन से पता चल जाएगा यहां से लिया गया, और 5-5 हजार रुपए की फाइन है बच्चा, बता दूं मैं। ये है, और सही बात, अगर दिल्ली में इतने नियम कानून टफ नहीं बनाओगे तो भैया गड़बड़ हो जाएगा। तो ये सारे के सारे लेक्चर्स थे जो मुझे इस यूनिट नंबर 4 पे करना था। अब इसमें एक लेक्चर और होगा जहां हम लोग वेस्ट कंजर्वेशन को लेकर भी बात करेंगे, मतलब जैसे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स वगैरह जो हैं, जैसे प्लास्टिक का है, ठीक है, म्युनिसिपल वेस्ट है, ठीक है,
हॉस्पिटल्स वाले जो वेस्ट हैं उस पर हम लोग बात करेंगे, जो हम लोग अगले लेक्चर में बात करेंगे। तो अब इसमें एक लेक्चर और होने वाला है। तो चलिए दोस्त, अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। उम्मीद करता हूँ यहाँ जितनी भी चीज़ें मैंने पढ़ाई हैं बहुत ही सिंपल तरीके से डिस्कशन के थ्रू मैंने समझाने की कोशिश की है। तो अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद। लगातार किताब साथ साथ पढ़ते रहिएगा, आपके डाउट्स पूरे क्लियर होने चाहिए और अंत में जाकर क्वेश्चन पेपर लगाते रहिएगा। थैंक यू।